नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्या सिंह पर, जहां कहानी सिर्फ सुनी नहीं बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम लेकर आते हैं नोवेल की ऐसी रोमांचक और कल्पनाओं से भरी कहानी जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां हर कहानी में होता है एक नया रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी कहानी लेखक की एक कल्पना मात्र है, इसका असली दुनिया से कोई मतलब नहीं। और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें ताकि कोई भी नई कहानी आप सबसे पहले सुन सके। तो चले ज़्यादा देर न करते हुए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अध्याय 31। आपको पीटने में चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं। भागो। आर्यन की आंखें चमक उठीं जैसे ही वह चिल्लाया, अपनी मुट्ठियां उठाईं और अपनी छाती पर निशाना साधे गए दो मुक्कों का सामना किया। चटाक चटाक, दो तीखी आवाजें लगभग एक साथ फूट पड़ीं जब दोनों पुरुषों की मुट्ठियों की हड्डियां टूट गईं और वे पीछे हटते हुए चीख पड़े। पलक झपकते ही आर्यन को घेरने वाले 7 लोगों में से 3 पहले ही अशक्त हो चुके थे। शेष 4 लोग रुक गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना शक्तिशाली होगा। फिर उन्होंने अपनी कमर से तैयार स्टील के पाइप निकाले और आर्यन पर फेंक दिए। आर्यन ने ठंडी सांस ली, कुछ कदम पीछे हटे, नीचे झुके और उस आदमी के पैर पकड़ लिए जिसे उन्होंने गिरा दिया था। अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाया और उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए उन 4 लोगों पर प्रहार किया जो स्टील के पाइपों के साथ उन पर टूट पड़े थे। आर्यन की वर्तमान ताकत के साथ उस आदमी का शरीर, जिसका वजन 100 पाउंड से अधिक था, उसके हाथों में एक स्टील पाइप के समान भारी लग रहा था जिसे उठाना मुश्किल था। इस मानव आकार के हथियार को चलाते हुए आर्यन ने हवा में वार किया और चारों हमलावरों को उनके पैरों से ऐसे उड़ा दिया जैसे शरद ऋतु की हवा का झोंका गिरे हुए पत्तों को बिखेर देता है। धिक्कार है, कठोर आदमी। भागने का समय आ गया है। स्थिति को गंभीर होते देख टैटू वाला युवक भाग गया। और तुम भी नीचे जाओ। आर्यन के दाहिने पैर ने जमीन पर मजबूती से प्रहार किया जिससे एक स्टील का पाइप सीटी बजाता हुआ हवा में उछला और टैटू वाले युवक की पिंडली पर लगा। जब वह भागा, न तो बहुत ऊपर और न ही बहुत नीचे। टैटू वाला युवक खुशी खुशी भाग रहा था, तभी अचानक उसकी पिंडली में तेज दर्द हुआ और वह चीखते हुए आगे की ओर गिरा। उसका चेहरा जमीन पर धंस गया और उसका चेहरा खून से सन गया। आर्यन टैटू वाले युवक के पास गया, नीचे झुका और ठंडे स्वर में पूछा, बताओ, मेरे पीछे आने के लिए तुम्हें किसने पैसे दिए? हम अपनी दुनिया में अपने स्वयं के सिद्धांतों के अनुसार रहते हैं, हम अपने नियोक्ता को धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। आश्चर्य की बात यह थी कि टैटू वाला युवक विद्रोही था, अपने चेहरे से खून पोंछ रहा था और आर्यन को घूर रहा था। क्या ऐसा है? आर्यन ने टैटू वाले युवक का सिर जोर से जमीन पर दबाते हुए उपहास किया। धड़ाम, टैटू वाले युवक का माथा जमीन से टकराया और तुरंत अंडे की तरह फूल गया। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा सिर तरबूज की तरह कुचल दूंगा। आर्यन की आवाज़ ठंडी थी और घातक आभा का एक धागा जारी हुआ जिससे टैटू वाला युवक अनजाने में कांप उठा। मैं बात करूंगा। आर्यन की बर्फीली, पैनी निगाहों के सामने टैटू वाले युवक की मानसिक सुरक्षा चरमरा गई। उसने अपना हाथ उठाकर पास ही एक गली की ओर इशारा किया। हमारे नियोक्ता वहां पर है। आर्यन ने अपना सिर घुमाया और टैटू वाले युवक की ओर इशारा करते हुए देखा और गली से एक सिर बाहर निकलता हुआ उनकी ओर देखता हुआ दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। जब विक्रम की नज़रें आर्यन से मिलीं तो वह डर के मारे उछल पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से अपना सिर पीछे खींच लिया और गली में और अंदर भागने लगा। विक्रम उस दिन मेडिकल कॉलेज में आर्यन के साथ परेशानी मोल लेना चाहता था, लेकिन आर्यन ने उसे पीटा जिससे वह संतुष्ट हो गया। इसलिए उसने टैटू वाले युवक और 7 अन्य लोगों को उसकी ओर से बदला लेने के लिए पैसे दिए थे जिन्हें पश्चिमी उपनगर में उस्ताद हर्ष ने काम पर रखा था। विक्रम को यह उम्मीद नहीं थी कि उस्ताद हर्ष के लोग कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे और उन्हें आर्यन ने तेजी से हरा दिया। और ऐसा लग रहा था कि टैटू वाला वह युवक, जिसे नाग के नाम से जाना जाता है, ने उसके साथ विश्वासघात किया है। विक्रम हैरान और क्रोधित था, क्रोध से उबल रहा था और उसने मन ही मन नाग और अन्य लोगों को बेकार कचरे का एक समूह होने के लिए कोसा। उसने सोचा कि अगर वह इस बार बच निकलने में कामयाब हो गया तो अगली बार वह निश्चित रूप से अधिक पैसा खर्च करके आर्यन को सबक सिखाने के लिए कुछ असली विशेषज्ञों को नियुक्त करेगा, अन्यथा वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगा। विक्रम के पिता इंद्रपुरी के एक प्रसिद्ध धनी संपत्ति व्यवसायी थे जिनके पास अरबों की संपत्ति थी। दूसरी पीढ़ी के धनी होने के कारण उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, खासकर धन की। जैसे ही वह गली से भागने वाला था, एक आकृति ने अचानक विक्रम का रास्ता रोक दिया। वह आर्यन था। मुझे सबक सिखाने के लिए लोगों को काम पर रखने के लिए पैसा खर्च करना। हाँ विक्रम, ये पहली बार नहीं है जब आपने मुझे उकसाया है ना? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं एक नर्म फल हूं जिसे तुम जैसे चाहो वैसे निचोड़ सकते हो? आर्यन प्रत्येक शब्द के साथ विक्रम के करीब आता गया। उसकी मुस्कुराहट से विक्रम डर से कांप उठता।
पहले भी आर्यन के हाथों कष्ट झेलने के बाद विक्रम को पता था कि उसके सामने अकेले कोई चुनौती नहीं है, इसलिए उसने बुद्धिमानी से फिर से भागने का फैसला किया। वह मुड़ा और एक धावक की गति से गली के दूसरे छोर की ओर भागा। हालांकि उसकी गति आर्यन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। वह भी कुछ ही कदम भागा था कि आर्यन ने उसे पकड़ लिया। चलो चलें। आर्यन पीछे से विक्रम के पास पहुंचा, उसके कॉलर को बड़े हाथ से पकड़ लिया और उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह गली से बाहर पैदल यात्री सड़क पर खींच लिया। आर्यन द्वारा पीटे गए 8 लोग, जिनमें नाग भी शामिल था, कराहते हुए जमीन से उठ ही रहे थे, अभी तक वहां से निकल नहीं पाए थे। तभी उन्होंने आर्यन को वापस आते देखा और कांपने लगे। मेरे पास आपके लिए एक काम है, इसे अच्छी तरह से करो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। असफल हो जाओ और मैं तुम में से प्रत्येक की टांग तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, आर्यन ने विक्रम को नाग और अन्य 7 आदमियों के सामने धकेल दिया, अपनी बाहें पार कर ली और ठंडे स्वर में कहा, तुम सब उसे पीटना शुरू करो। जब तक मैं न कहूं तब तक मत रुकना, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं तब तक चलते रहना। चलो देखते हैं कौन मुझे मारने की हिम्मत करता है। विक्रम एक कटे हुए सुअर की तरह चिल्लाया। मेरे पिता वीरेंद्र हैं। हमारे परिवार के संबंध अंडरवर्ल्ड और वैध हलकों दोनों में हैं। जो कोई भी मुझे मारने की हिम्मत करेगा, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वह कल का सूरज न देख सके। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आर्यन के एक थप्पड़ से वह घूम गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके नितंब पहले थे। अपने पिता के वीरेंद्र होने के बारे में बात मत करो, भले ही वह एक सच्चे ड्रैगन थे, मैं बिना चर्चा के तुम्हें मार दूंगा। अपने पिछले जीवन में आर्यन अमर सम्राट थे, अमर क्षेत्र के 9 क्षेत्रों में एक विशाल व्यक्ति, जिनसे सभी डरते थे। उसे कब किसी से डर लगा था? इस दुनिया में नियम और कानून थे जो लोगों को बांधते थे और आर्यन मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन जब कोई उसे नाराज करता था तो वह सभी प्रतिबंधों को तोड़ देता था और 10 गुना 100 गुना प्रतिशोध लेता था। आर्यन के अनुसार एक सच्चे मार्शल कलाकार को कृतज्ञता और प्रतिशोध के स्पष्ट ऋण के साथ जुनून के साथ जीना चाहिए, अन्यथा वे अपना सत्य मार्ग खो देंगे, जिसका उनकी साधना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आर्यन की भयभीत करने वाली निगाहों के सामने और उसके कौशल का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद नाग सहित 8 लोगों ने दर्द के कारण अपने दांत पीस लिए और विक्रम पर हमला करना शुरू कर दिया। वे लोग विक्रम के प्रति आक्रोश से भरे हुए थे और सोच रहे थे, तुम मूर्ख हो, तुमने हमें किसी को पीटने के लिए काम पर रखा है, बिना ये बताए कि प्रतिद्वंद्वी कितना दुर्जय है, अन्यथा हम भाई ये काम नहीं करते। अरे तुम हमें फंसा रहे हो भाई, तुम तो पीट पीट कर मार डालने के लायक हो। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते उतना ही अधिक क्रोधित होते और अनजाने में वे और भी अधिक बल से प्रहार करने लगते। विक्रम, एक सामान्य उच्च विद्यालय का छात्र जो मुंह में चांदी का चम्मच लेकर बड़ा हुआ, उसने कब ऐसी पिटाई का अनुभव किया था? उस पर भूसे और लातें तूफान की तरह बरसने लगीं। वह सिकुड़ गया, अपने सिर को बचाने के लिए इधर उधर लुढ़क गया और लगातार दर्दनाक चीखें निकालता रहा। कुछ ही क्षणों बाद उसका शरीर अकड़ने लगा, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह निश्चल पड़ा रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बेहोश हो गया है। विक्रम को बेहोश करने के बाद नाग और अन्य लोग रुक गए और आर्यन को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पता चला कि वह गायब हो गया था। भाई नाग, अब हम क्या करें? पीले रंग से रंगे बालों वाला एक युवक अपनी दुखती बांह को रगड़ते हुए झुककर नाग से पूछा। चलो पहले वापस चलें और ऊस्टाड हर्ष से बात करें। हमें मारना ऊस्टाड हर्ष का अपमान करना है। इंद्रपुरी शहर के क्षेत्र में ऊस्टाड हर्ष को अपमानित करने का जोखिम कौन उठा सकता है? वह बच्चा जिसका नाम आर्यन है। इस बार तो उसका काम खत्म हो गया है। नाग और अन्य लोगों के जाने के कुछ ही देर बाद चोटिल और सूजे हुए विक्रम ने चुपके से अपनी आंखें खोलीं, चारों ओर देखा, फिर जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और सड़क के कोने में गायब हो गया, राहगीरों की चकित निगाहों के नीचे लंगड़ाता हुआ चला गया। अध्याय 32, उस्ताद हर्ष। इस समय आर्यन अपने घर के रास्ते पर साइकिल चला रहा था। जहां तक विक्रम की बुरी तरह पिटाई की बात है तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। आज की घटनाओं ने विक्रम को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था और साथ ही उसकी अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया था। यदि विक्रम ने सबक नहीं सीखा और उसे उकसाना जारी रखा तो अगली बार आर्यन उसे अपन बना देगा और समस्या को हमेशा के लिए हल कर देगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या नाग और अन्य लोगों की पिटाई करने से उनका प्रतिशोध होगा, आर्यन को इसकी चिंता नहीं थी। सेना का सामना सेनापति से होगा, बाढ़ का सामना धरती से होगा। जो भी उसके रास्ते में आएगा वह उसका सामना करेगा। अगले दिन मेडिकल कॉलेज में आर्यन ने विक्रम की पिटाई के बारे में कोई अफवाह नहीं सुनी। ये स्पष्ट था कि विक्रम को पता था कि वह गलत था और उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसके अलावा विक्रम आज मेडिकल कॉलेज में कक्षा में नहीं आए। उन्होंने दावा किया कि वह अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और उन्होंने विशेष रूप से कुछ दिनों की छुट्टी का अनुरोध किया था। अस्वस्थ? हाँ, वह स्पष्ट रूप से अपने घावों को चाट रहा है और नहीं चाहता कि अन्य लोग उसका घायल चेहरा देखें। आर्यन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेली।
जब वह दोपहर के समय विद्यालय से निकल रहा था और घर से अभी भी दर्जनों मीटर दूर था, तो आर्यन के कान हल्के से फड़क उठे, क्योंकि उसने अपनी माँ मीना के रोने की आवाज़ सुनी। आर्यन ने भौहें चढ़ाते हुए अपने कदम तेज कर दिए और अपने आंगन में भाग गया। उसकी आंखों में जो कुछ था वह पुनर्तः अस्तव्यस्तता थी। उनके पिता आलोक आंगन में जमीन पर बैठे थे, उनकी व्हीलचेयर पलट गई थी, वे जोर जोर से हौंफ रहे थे, उनका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी माँ मीना आंगन में अस्त व्यस्त सामान को साफ करते हुए रो रही थी और लगातार कुछ बुदबुदा रही थी। पापा, माँ, क्या हुआ? आर्यन अपने माता पिता के पास गया और सख्ती से पूछा। आर्यन को वापस आते देख मीना ने तुरंत जो कुछ पकड़ा था उसे छोड़ दिया, आर्यन की बांह पकड़ ली, घबराहट भरे भाव से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, आर्यन बेटा, तुम ठीक हो? क्या उन लोगों ने तुम्हें मारा? माँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताओ। कुछ लोग पहले हमारे घर में घुस आए, उन्होंने बिना कुछ कहे सामान तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे और तुम्हारे पिताजी को भी कई बार धक्का दिया। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर राहत महसूस करते हुए मीना ने कांपते हुए कहा। जब उन्होंने उस जगह को तहस नहस कर दिया तो बाएं हाथ पर ड्रैगन टैटू वाले एक गंजे आदमी ने कहा कि उसका नाम उस्ताद हर्ष है और दावा किया कि आपने उसके लोगों को मारा है। उन्होंने कहा कि यह आपके लिए एक सबक है। बेटा, उस्ताद हर्ष कौन है? क्या हो रहा है? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर अपनी मां के साथ मिलकर उन्होंने अपने पिता आलोक को वापस खड़ा होने में मदद की। पापा, माँ, विद्यालय में किसी के साथ मेरी थोड़ी सी अनबन हो गई थी। चिंता मत करो, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। आंगन से बाहर निकलते समय आर्यन की अभिव्यक्ति अशांत जल की तरह अंधकार में थी। यदि उस समय कोई भी उसके पास खड़ा होता तो उसके शरीर से निकलने वाली तीव्र घातक आभा से उसे घुटन महसूस होती। आंगन के आसपास कुछ परिचित पड़ोसियों के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। जो लोग घर में घुसकर गड़बड़ी फैलाते थे वे बहुत पहले ही जा चुके थे। आर्यन ने एक क्षण सोचा और फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। हाँ, भाई आर्यन, आपको मुझे फ़ोन करने का समय कैसे मिला? फ़ोन पर एक युवक की जोरदार हंसी की आवाज़ आई, जो सबसे बड़े युवा स्वामी सूरज की आवाज़ थी। सूरज, किसी की जांच करने में मेरी मदद करें। यद्यपि आर्यन का स्वर उग्र क्रोध से भरा हुआ था, फिर भी उसकी आवाज़ अस्वाभाविक रूप से शांत थी। किसी की तलाश में? दूसरी तरफ से सूरज हैरान लग रहा था। आप किसे ढूंढ रहे हैं? एक आदमी जिसका नाम उस्ताद हर्ष है, गंजा है, जिसके बाएं हाथ पर ड्रैगन का टैटू है। इसके अलावा उनके पास एक अधीनस्थ है जो लगभग 1.75 मीटर लंबा है, उसके बाल कटे हुए हैं और उसके बाएं हाथ पर एक भेड़िए के सिर का टैटू है। आर्यन को पता था कि सुपरिवार का इंद्रपुरी शहर में काफ़ी प्रभाव था। यद्यपि इंद्रपुरी में लाखों लोग थे, फिर भी कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की जांच करना सुपरिवार के लिए एक आसान काम था। सूरज की ओर से सहमति की आवाज़ आई और फिर उन्होंने कहा, भाई, क्या उस्ताद हर्ष नाम के उस आदमी ने तुम्हें उकसाया था? यदि ऐसा है तो बस कह दीजिए, मैं आपके लिए इसे संभाल लूंगा। क्या आप उसे जीवित या मृत चाहते हैं? आपसे बस एक शब्द। मैं अपना मामला स्वयं संभाल लूंगा। सूरज, बस ये पता लगाओ कि भाई हर्ष मेरे लिए कहाँ रहता है। कृपया, मैं आपसे यह अनुरोध कर रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को जांच के लिए नियुक्त करूंगा। मेरे फ़ोन का इंतज़ार करो। सूरज मामलों को संभालने में बहुत कुशल थे और दोपहर में विद्यालय खत्म होने के तुरंत बाद आर्यन को उनका फ़ोन आया, जिससे उन्हें उस्ताद हर्ष के बारे में सारी बातें पता चलीं। अल्पविराम। गोधूली बेला। आंधी के बाद मौसम ठंडा हो गया और इंद्रपुरी शहर की सड़कें और गलियां फिर से पैदल यात्रियों और वाहनों से गुलजार हो गईं। इंद्रपुरी शहर के पश्चिमी उपनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक पुरुष और एक महिला बिलियर्ड्स खेल रहे थे, जबकि 4 युवा, जिनके बाल सुनहरे रंग के थे और मुंह में सिगरेट थी, एक तरफ से ये खेल देख रहे थे। बिलियर्ड खिलाड़ी का नाम हर्षवर्धन था, जो पश्चिमी उपनगर का एक स्थानीय गुंडा था, जिसे उस्ताद हर्ष के नाम से जाना जाता था। उस्ताद हर्ष इस साल 30 साल के हो गए हैं। उनका सिर गंजा और चमकीला है और वे जीन्स के साथ काली बनियान पहने हुए हैं। उसके बाएं हाथ पर एक भयंकर नीला ड्रैगन टैटू बना हुआ था और उसकी मांसपेशियां लोहे के टुकड़ों की तरह सख्त थीं। 1 मीटर 80 की ऊंचाई पर वह अविश्वसनीय रूप से भयंकर लग रहा था। उस्ताद हर्ष के साथ बिलियर्ड्स खेलने वाली महिला उनकी प्रेमिका रूपा थी, जो 20 वर्ष की थी, छोटी स्कर्ट और काले मोजे पहने हुए थी, कामुक आकृति वाली और काफी सुंदर थी। महान प्रहार। उस्ताद हर्ष का बिलियर्ड कौशल वास्तव में बेजोड़ है। अगर मैं अपना पूरा जीवन अभ्यास भी करूं तो भी मैं उस्ताद हर्ष के स्तर के 10,000वें हिस्से तक नहीं पहुंच सकता। क्या हिगिंस, क्या सुलिवन, वे उस्ताद हर्ष की तुलना में बहुत पीछे हैं। वे उस्ताद हर्ष की छड़ी उठाने के भी लायक नहीं हैं।
अल्पविराम। जब भी उस्ताद हर्ष गेंद को पॉकेट में डालते तो वहां खड़े 4 युवा जोरदार तालियां बजाते, उनकी खूब प्रशंसा करते और उनके बिलियर्ड कौशल को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बताते, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। उस्ताद हर्ष, आपके बिलियर्ड कौशल अद्भुत हैं। तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अंत में रूपा अपनी नागिन जैसी कमर को हिलाते हुए उस्ताद हर्ष के पास गई और धीरे से उसकी बांह को रगड़ने लगी। मेरे पास और भी अधिक उत्कृष्ट कौशल हैं, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? उस्ताद हर्ष ने हंसते हुए कहा, हे, और रूपा के विशाल स्तनों में से एक को मजबूती से पकड़ लिया। उस्ताद हर्ष, आप बहुत शरारती हैं। रूपा की मोहक कराह ने चारों देखने वाले युवकों को बुरी तरह से हंसने पर मजबूर कर दिया। क्या आप हर्षवर्धन हैं? उस्ताद हर्ष के पीछे से अचानक एक ठंडी, भावनाहीन आवाज सुनाई दी। उस्ताद हर्ष ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो एक युवक काले रंग की अनौपचारिक कमीज पहने हुए था, जिसका चेहरा गोरा और सुंदर था। वह युवक वास्तव में आर्यन था। सूरज द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उन्होंने तुरंत इस स्थान को ढूंढ लिया था तथा उस्ताद हर्ष, जिन्हें पश्चिमी उपनगर स्थानीय गुंडे के रूप में जाना जाता है, से मुलाकात की तलाश में थे। आप कौन हैं? उस्ताद हर्ष ने आर्यन को आंकते हुए भौहें चढ़ाईं। उसने बहुत सोचा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने ऐसी आकृति कहीं देखी है। क्या आप हर्षवर्धन हैं? आर्यन ने फिर पूछा। उसकी निगाहें उस्ताद हर्ष के चेहरे पर टिकी थीं, उसके स्वर में ठंडक थी। मैं हर्षवर्धन हूँ। इसके बारे में क्या है? उस्ताद हर्ष, जिन्होंने हिंसा और हत्याओं के बीच अपना जीवन बिताया था, अपने वर्षों के अनुभव से जानते थे कि यह युवक बुरी खबर है। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, मैं बस ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं गलत व्यक्ति को न मार दूं। आर्यन से एक द्रुतशीतन घातक आभा निकली, जिसने उस्ताद हर्ष की पलकें झपकाईं और उनके भीतर विनाश की एक भयावह भावना पैदा हुई। अध्याय 33। बेटे के साथ कोई भी हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस्ताद हर्ष, जो एक निर्दयी व्यक्ति थे, ने आर्यन की बातें सुनकर अनुमान लगाया कि यह शायद कोई पुराना दुश्मन है जो बदला लेना चाहता है। पहले वार करो या परिणाम भुगतो के सिद्धांत का पालन करते हुए उसने तुरंत अपने हाथ में छड़ी घुमाई और आर्यन पर जोरदार प्रहार किया। यद्यपि उस्ताद हर्ष ने मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी वे अनगिनत लड़ाइयों में भाग ले चुके थे। जब वह छड़ी चलाता था तो उसमें से फुसफुसाहट जैसी ध्वनि निकलती थी और वह प्रभावशाली दिखती थी। उस्ताद हर्ष तेज थे, लेकिन आर्यन उनसे भी तेज था। जिस क्षण उस्ताद हर्ष ने बिना घुमाए अपनी छड़ी उठाए, आर्यन पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुका था और उसने उस्ताद हर्ष की छाती पर हल्के से हथेली से वार किया। उसका परिवार आर्यन के लिए दुखती रग था, जिसे स्वर्गीय राजा भी नहीं छू सकता था। उस्ताद हर्ष ने न केवल उसके घर में घुसकर तोड़फोड़ की, बल्कि उसके माता पिता पर भी हमला किया। आर्यन को हत्या करने की इच्छा हुई। उस्ताद हर्ष की छाती पर हथेली के प्रहार से आर्यन की हथेली के केंद्र से सत्य प्राण की एक धारा विस्फोटक रूप से फूट पड़ी। धड़ाम। उस्ताद हर्ष ने महसूस किया कि एक जबरदस्त ताकत उसकी छाती पर क्रूरता से प्रहार कर रही है, जिससे उसका खून बढ़ गया और मुंह से ताज़ा खून बाहर निकल आया। उसका भारी शरीर पीछे की ओर उछला, पूल मेज पर जोर से टकराया और फिर फर्श पर लुढ़क गया। उसके मुंह और नाक से खून भर गया और कई पसलियां टूट गईं। भाड़ में जाओ। उस्ताद हर्ष को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसके लिए पूछ रहे हो? चलो उसे मार डालें, उससे मिलो। आर्यन और उस्ताद हर्ष के बीच हाथापाई केवल 1 या 2 क्षण तक चली। बगल में खड़े 4 युवा पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर तुरंत हरकत में आ गए। कुछ लोग निहत्थे थे, अन्य ने छड़ी या स्टूल पकड़ रखा था, और वे सभी चिल्लाते और गालियां देते हुए आर्यन की ओर बढ़े। एक हृष्ट-पुष्ट युवक आर्यन की ओर सीधे आया। उसकी तीव्र गति ने आर्यन की छाती पर एक सीधा मुक्का मारा तथा मुट्ठी से हल्की सी सीटी की आवाज आई। आर्यन ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी दाहिनी बांह को अपनी उंगलियों के साथ फैलाकर युवक की मुट्ठी पकड़ ली और फिर धीरे से बल लगाया। एक हल्की कड़क की आवाज हुई और युवक की अंगुलियां तुरंत टूट गईं। पीड़ा भरी चीखों के बीच युवक अपनी मुट्ठी भींचकर नीचे झुक गया। उसके चेहरे पर आंसू और बलगम बह रहा था। लगभग उसी समय 2 अन्य युवक, जिनमें से एक छड़ी लिए हुए था और दूसरा स्टूल उठाए हुए था, दोनों ओर से आर्यन पर टूट पड़े। आर्यन के पैर की उंगलियां हल्के से जमीन को छू गईं, उसका शरीर हवा में उछल गया और उसने एक साथ दोनों पैरों से लात मारी। दोनों युवकों ने सीधे अपनी छाती पर वार झेले। एक सड़क किनारे फूलों की क्यारी में गिर पड़ा, कराह रहा था और उठने में असमर्थ था, जबकि दूसरा 7 या 8 कदम पीछे हटने के बाद लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा और झींगे की तरह सिकुड़ गया। आखिरी युवक को किसी तरह एक खाली बियर की बोतल मिल गई और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए उसे आर्यन के सिर के पीछे पटकने की कोशिश की। आर्यन ने एक घूमती हुई पिछली लात मारी, जिससे वह युवक उनके बगल वाली सड़क पर उछल गया और लगभग एक गुजरती कार से कुचला गया। 4 युवकों से निपटने के बाद आर्यन ने अपने हाथों से धूल झाड़ी और फिर उस्ताद हर्ष की ओर चल पड़ा। आर्यन की हथेली के प्रहार से उस्ताद हर्ष की हड्डियां टूट गई थीं और मुंह और नाक से खून बहने लगा था, फिर भी वे मौके पर बेहोश नहीं हुए थे।
आर्यन को आते देख और यह सोचकर कि वह हमला जारी रखेगा, उस्ताद हर्ष ने कांपते हुए कहा, रुको। इंतजार भैया, हमारे बीच असल में क्या दुश्मनी है? आर्यन ने उस्ताद हर्ष की ओर ठंडी निगाहों से देखा, उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। उस्ताद हर्ष, क्या आप सचमुच भूल गए हैं? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने आज क्या किया? उस्ताद हर्ष ने अपना सिर उठाकर आर्यन के चेहरे की ओर देखा और अचानक, मानो भाग्य के आशीर्वाद से आश्चर्यचकित होकर बोले, तुम वो आर्यन हो? आर्यन? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सही है, मैं आर्यन हूँ। उस्ताद हर्ष, आपने लोगों को मेरे घर में घुसने के लिए प्रेरित किया, हमारी चीजें तोड़ दी और मेरे माता पिता को मारा। बहुत प्रभावशाली प्रदर्शन। यद्यपि वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में जानलेवा इरादे झलक रहे थे, जिससे उस्ताद हर्ष अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। मैं, हर्षवर्धन, अंधा था और मैंने उस्ताद आर्यन को नाराज कर दिया। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, उस्ताद आर्यन। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी अपमानित करने की हिम्मत नहीं करूंगा, वरना तुम मेरा सिर लेकर फुटबॉल खेलने लगोगे। उस्ताद हर्ष, हालांकि क्रूर और निर्दयी थे, लेकिन वे ऐसे व्यक्ति भी थे जो आवश्यकतानुसार झुक सकते थे या खड़े हो सकते थे। वह जानता था कि अपनी अवज्ञा जारी रखने से कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा, इसलिए उसने अनिच्छा से दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। उस्ताद आर्यन के पारिवारिक घर को हुए नुकसान के लिए मैं 1 लाख रुपये देने को तैयार हूँ। नहीं, 2 लाख मुआवजा। हकीकत में आर्यन के घर में ज्यादा मूल्यवान सामान नहीं था और उस्ताद हर्ष और उसके आदमियों द्वारा की गई कुल क्षति 10,000 रुपये से भी कम थी। उस्ताद हर्ष ने उसकी जान खरीदने के लिए मात्र 2 लाख रुपये की पेशकश की। उस्ताद हर्ष मूर्ख नहीं थे। वह जानता था कि यदि आर्यन उसे इतनी जल्दी ढूंढ सकता है और बदला लेने के लिए अकेले आने का साहस कर सकता है, तो उसके पास महत्वपूर्ण क्षमताएं और निश्चित रूप से शक्तिशाली समर्थन होना चाहिए। अन्यथा उस्ताद हर्ष की प्रतिष्ठा ही उसे डराने के लिए पर्याप्त होती। आपको आभारी होना चाहिए कि आपने मेरे परिवार के सदस्यों को घायल नहीं किया, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया होता तो अब तक आप मर चुके होते। आर्यन ने उस्ताद हर्ष और उसके अनुचरों पर एक डरावनी नज़र डाली, उसकी नज़र चाकू की तरह तेज थी, जिससे वे डरकर चुप हो गए। ये कहकर आर्यन मुड़ा और चला गया। वह जानता था कि उस्ताद हर्ष इतने बुद्धिमान है कि उन्हें बिना बताए ही पता चल जाता है कि आगे क्या करना है। उस्ताद हर्ष की महिला रूपा उस दृश्य को देखकर भयभीत थी जो अभी अभी सामने आया था। जब आर्यन बहुत दूर चला गया, तब वह उस्ताद हर्ष की मदद करने के लिए उनके पास पहुंची और नाराजगी से बोली, उस्ताद हर्ष, वह बदमाश बहुत घमंडी है। जब तुम्हारे घाव भर जाएं तो अपने सभी आदमियों को बुलाओ और उसे कठोर सबक सिखाओ। बकवास। रूपा की बात उस्ताद हर्ष की तीखी डांट से कट गई। धिक्कार है, क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं घायल हूं? जल्दी करो और मुझे अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाओ। बाकी सब बातें हम बाद में करेंगे। अगली दोपहर जब आर्यन इंद्रपुरी मेडिकल कॉलेज से घर लौटा, तो उसकी मां मीना ने उसे बताया कि कल जो समूह उपद्रव कर रहा था वह फिर से आया है, लेकिन इस बार वे माफी मांगने आए हैं। जाने से पहले उन्होंने बर्बरता के लिए मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये छोड़े थे। ये सुनकर आर्यन ने सिर हिलाया। उस्ताद हर्ष ने माफी मांगने और मुआवजा देने के लिए आकर वास्तव में सही काम किया था, अन्यथा आर्यन ने उन्हें आसानी से नहीं छोड़ा होता। आर्यन के वर्तमान मार्शल कौशल और उसकी अथाह चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ उस्ताद हर्ष की जान लेना न केवल आसान होता, बल्कि इसका कोई निशान भी नहीं बचता। उन्होंने हमारे घर में जो चीज़ें तोड़ी थीं, उनकी कुल कीमत 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं थी और उन्होंने हमें 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया। कि बहुत ज़्यादा है बेटा, हमें उन्हें अतिरिक्त पैसे लौटा देने चाहिए। मीना जानती थी कि उसके बेटे ने हाल ही में एक गुरु से कुछ कौशल सीखे हैं और वह बहुत ही शक्तिशाली बन गया है। कल उपद्रवी लोग तोड़फोड़ करने के लिए भयंकर वेग से आए थे, लेकिन आज वे विनम्र और क्षमाप्रार्थी थे, जिसका उन्हें पता था कि उनके बेटे के कारण बहुत कुछ हुआ था। लेकिन 2 लाख रुपये का मुआवजा वास्तव में बहुत अधिक था, जो उनके घर को हुए नुकसान से कहीं अधिक था। जबकि आलोक ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मीना को लगा कि यह उस पर एक बीमारी की तरह भारी पड़ रहा है। उसे चिंता थी कि यह उसके बेटे के लिए परेशानी का कारण बनेगा। माँ, वह पैसा हमारे परिवार को मुआवजे के रूप में स्वेच्छा से दिया गया था। बस इसे मन की शांति के साथ रखें। आपके बेटे के यहाँ होने से कोई भी हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। आर्यन ने अपनी छाती थपथपाई, उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। जैसे जैसे जून का महीना आगे बढ़ा, मौसम धीरे धीरे गर्म होता गया और इंद्रपुरी मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने अपनी युवा आकर्षण और शानदार आकृति को प्रदर्शित करते हुए सुंदर ग्रीष्मकालीन पोशाकें पहनना शुरू कर दिया। इसी मौसम में सुहाना, जो हाल ही में एक गंभीर बीमारी से उभरी थी, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए इंद्रपुरी मेडिकल कॉलेज लौट आईं। अध्याय 34। मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊं। आर्यन द्वारा लगभग 1 महीने के अथक उपचार के बाद सुहाना का मस्तिष्क ट्यूमर चमत्कारिक रूप से गायब हो गया था और उसने एक युवा लड़की की नाजुक सुंदरता और गोरी त्वचा वापस पा ली थी।
एक बार फिर उसके सुंदर और प्यारे चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी जो इतने लंबे समय से गायब थी। अपनी बीमारी के कारण सुहाना ने अपने सारे लंबे काले बाल मुंडवा लिए थे। जब वह मेडिकल कॉलेज में कक्षाओं में जाती थी तो विग पहनती थी, लेकिन ये रहस्य केवल उसे और आर्यन को ही पता था। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों की नज़र में सुहाना अभी भी वही लड़की थी जो शुद्ध, सुंदर, पतली आकृति और लहराते बालों वाली थी। हालांकि मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्रों का दिल इस बात से टूट गया कि बड़ी आंखों वाली प्यारी लड़की, जो उनकी नज़र में देवी की तरह थी, वह आर्यन के साथ आश्चर्यजनक रूप से घनिष्ठ संबंध के साथ विश्वविद्यालय लौट आए और अक्सर एक साथ दिखाई देने लगी, जैसे कि वे एक जोड़े हों। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि यह आर्यन नहीं था जो सुहाना का पीछा कर रहा था, बल्कि सुहाना थी जो सक्रिय रूप से आर्यन का पीछा कर रही थी। हर दिन कक्षा के बाद सुहाना एक छोटे सहायक की तरह चमकती आंखों और मीठी मुस्कान के साथ आर्यन को प्रशंसा भरी आंखों से देखते हुए आर्यन के पीछे पीछे घूमती रहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नज़र में आर्यन ही दुनिया में बचा हुआ एकमात्र आदमी था। मेडिकल कॉलेज के पुरुष छात्र ईर्ष्यालु और जलनशील थे, विशेषकर वे जो सुहाना को पसंद करते थे। उन्होंने आर्यन की कड़ी आलोचना की और उसे अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी बताया। कुछ पुरुष छात्रों ने विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर देवी की रक्षा अभियान भी शुरू किया, जिसमें तर्क दिया गया कि सुहाना की योग्यता को देखते हुए आर्यन उनके योग्य नहीं है और उन्हें एक साथ जोड़ना ईशनिंदा है। उन्हें लगा कि किसी भी कीमत पर आर्यन को सफल नहीं होना चाहिए और उन्हें उसे सुहाना से दूर भगाने का कोई रास्ता निकालना होगा। इन मामलों के बारे में आर्यन ने स्वाभाविक रूप से सुना, लेकिन उन्होंने न तो कोई टिप्पणी की और न ही कोई प्रतिकार किया। वह हर दिन बस अपना ही काम करता रहता था, इस सबसे बेपरवाह। आर्यन, आज सप्ताहांत है, चलो खाना खाने बाहर चलते हैं। उस दोपहर विद्यालय के बाद जब आर्यन जाने के लिए सामान पैक कर रहा था तो आगे की पंक्ति में बैठी सुहाना अचानक मुड़ी और बोली, कक्षा प्रमुख सुहाना, अचानक रात के खाने का निमंत्रण क्यों? आर्यन ने हंसते हुए पूछा, आपने मेरी बीमारी ठीक कर दी और मेरा पूरा परिवार आपका बहुत आभारी है। उन्होंने मुझसे कई बार कहा कि मैं तुम्हें घर पर बुलाऊं, लेकिन तुमने हमेशा मना कर दिया। इसलिए मेरे दादाजी ने सुझाव दिया कि मैं कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आपको अकेले में भोजन के लिए आमंत्रित करूं। छोड़ो, ये कुछ भी नहीं है, आर्यन ने हाथ हिलाकर टाल दिया। इसके अलावा हम दोनों सहपाठी और दोस्त हैं। इतना औपचारिक क्यों हो? सुहाना ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, आप इसे कुछ नहीं कैसे कह सकते हैं? आप मेरे जीवन रक्षक हैं और आपने मेरा इलाज करने के लिए बहुत प्रयास किया है। मैंने ये सब देखा है। अगर मैं कृतज्ञता नहीं दिखाऊं तो मुझे बेचैनी महसूस होगी। ये देखकर कि अधिकांश सहपाठी कक्षा से बाहर जा चुके थे, उसने दोनों हाथों से आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे हिलाते हुए कहा, आर्यन, मैं आपसे विनती करती हूँ, चलो हम साथ में खाना खाते हैं, कृपया। अपने छोटे से मुंह को थोड़ा सा सिकोड़कर सुहाना का स्वर कुछ नखरे वाला था, जैसे कोई छोटा प्रेमी अपनी प्रेमिका से विनती कर रहा हो। अपने पिछले जीवन में आर्यन एक भावुक अमर सम्राट था जो अनगिनत मोहक अमर महिलाओं से घिरा हुआ था, और वह उन महिलाओं की विनती या आंसुओं का कभी विरोध नहीं कर सकता था जिनसे वह प्यार करता था। यद्यपि वह सुहाना से प्यार करने का दावा नहीं कर सकता था, लेकिन ये कहना स्पष्ट रूप से गलत था कि वह उसके प्रति कोई स्नेह महसूस नहीं करता था। इस प्रकार इस युवा और सुंदर लड़की की कोमल विनती के सामने आर्यन खुद को सीधे तौर पर मना नहीं कर सका। ठीक है, तो चलो साथ में खाना खाते हैं, आर्यन ने सहमति में सिर हिलाया। वाह, सुहाना का छोटा सा चेहरा उत्साह से लाल हो गया। उसने जल्दी से अपना सामान मेज पर रखा और फिर आर्यन के साथ कक्षा से बाहर चली गई। हम खाना खाने कहाँ जाएंगे? कक्षा से बाहर निकलते ही आर्यन ने सहजता से पूछा। मैं दावत दे रही हूँ, इसलिए बेशक आपको जगह चुननी होगी। सुहाना के पास एक बैंक कार्ड था जो उसे वयोवृद्ध स्वामी सुरेंद्र द्वारा दिया गया था, जिसमें 10 लाख रुपये थे, जो उन दोनों के लिए खर्च करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। आर्यन ने एक पल सोचा और कहा, मेडिकल कॉलेज के गेट से बाहर निकलने के बाद पूर्व की ओर मुड़ें और लगभग 300 मीटर चलें। मैंने सुना है कि वहाँ पुष्प विहार आचार्य मछली भवन है जो काफ़ी अच्छा है। चलो वहाँ जाए। बहुत बढ़िया, मेरा चालक मुझे मुख्य द्वार पर ले जाएगा। हम कार एक साथ ले जा सकते हैं। प्रतिदिन विद्यालय आते जाते समय सुहाना को एक कार द्वारा लाया और छोड़ा जाता था तथा उनके साथ 2 अंगरक्षक भी होते थे, ताकि वयोवृद्ध स्वामी सुरेंद्र की सबसे प्रिय पोती की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मैं अपनी साइकिल चला रहा हूँ। ऐसा क्यों न हो, आप कार ले लें और मैं अपनी साइकिल चलाऊंगा। हम पुष्प विहार आचार्य मछली भवन के प्रवेश द्वार पर मिलेंगे। उस मामले में मैं आपकी साइकिल चलाऊंगी, तुम साइकिल को धक्का दो, मैं आगे तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। 10 मिनट बाद आर्यन की साइकिल धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज के गेट से बाहर निकली। सुहाना पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। शाम की हवा में सफ़ेद पोशाक पहने सुहाना कुछ घबराई हुई दिखाई दे रही थी। उसने आर्यन के कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था।
उसकी स्कर्ट हवा में लहरा रही थी, जिससे उसकी सुंदर बर्फ सी सफ़ेद पतली टांगों का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। एक क्षण बाद सुहाना के चेहरे से घबराहट धीरे धीरे गायब हो गई। उसने आर्यन की पीठ की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी मोहित थी। आर्यन, मैं थोड़ा डरी हुई हूँ। क्या मैं तुम्हें थोड़ा और कसकर पकड़ सकती हूँ? साइकिल की गति बढ़ती हुई महसूस करते हुए सुहाना ने शर्माते हुए पूछा। आर्यन की सहमति मिलने के बाद सुहाना ने अपने शरीर को करीब लाया, धीरे से अपनी बाहों को आर्यन की कमर के चारों ओर लपेटा और अपना गाल उसकी पीठ पर टिका दिया। आर्यन से आ रही मर्दाना खुशबू को सूंघते हुए सुहाना के नाजुक गालों पर एक शर्मीली लाली चुपचाप दिखाई दी। उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं, उसके चेहरे पर आनंद और मधुरता छा गई। चून की गर्मियों के कपड़े पतले होते हैं और वे पास पास बैठे होते हैं, इसलिए आर्यन केवल सुहाना के नर्म लचीले शरीर को अपने शरीर से दबता हुआ महसूस कर सकता था। हड्डी विहीन कोमलता ने उसके दिमाग को झकझोर दिया। आर्यन, तुमने मेरी जान बचाई। मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं? सुहाना ने अचानक धीमी आवाज में पूछा। क्या आप मुझे भोजन कराने की योजना नहीं बना रही हैं? लेकिन केवल एक भोजन पर्याप्त नहीं लगता। क्या मेरा जीवन तुम्हारे लिए केवल एक भोजन के लायक है? तो फिर तुम भी अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। हा। आर्यन ने बिना सोचे समझे मजाक किया। आह, सुहाना ने अपने रसीले लाल होठों को काटते हुए धीरे से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने इतनी शर्मिंदगी से कहा कि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरी जान आपने बचाई है, इसलिए आप जो चाहें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या तुम सचमुच अपने आप को मुझे समर्पित करोगी? हाँ, तो फिर मुझे पति कहो और मुझे सुनाओ। उसके पीछे कुछ देर की खामोशी छा गई, उसके बाद मच्छर जैसी धीमी आवाज आए, हूँ। पति। आर्यन ने सोचा कि सुहाना उसके साथ मजाक कर रही है और हंसते हुए बोला, अब जब तुमने मुझे पति कहा है तो अब से तुम मेरी हो। हम। उसके पीछे सुहाना ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसकी पतली बाहों ने उसे और भी कसकर पकड़ रखा था। पुष्प विहार आचारी मछली भवन प्रसिद्ध रूप से व्यस्त था और जब तक आर्यन और सुहाना पहुंचे तब तक निजी कमरे पूरी तरह से बुक हो चुके थे, इसलिए उनके पास हॉल में खाने की मेज पर बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हॉल की लगभग 20 खाने की मेजें अधिकतर मेहमानों से भरी हुई थीं, शोरगुल और ऊर्जा से भरी हुई थीं। अध्याय 35। मुझे सुनना पसंद है। सुहाना एक ऐसा व्यक्ति थी जो जीवंत वातावरण का आनंद लेती थी। उसने महसूस किया कि ऐसे वातावरण में भोजन करना सही माहौल था, जबकि आर्यन किसी भी सेटिंग में अनुकूलित हो सकता था, चाहे वह शोर हो या शांत, ये सब उसके लिए एक जैसा था। कुछ ही देर बाद वेटर बर्तन और पेय पदार्थ लेकर आया और दोनों ने खाना पीना शुरू कर दिया। आर्यन, आपकी पारंपरिक देसी चिकित्सा कौशल बहुत प्रभावशाली हैं। जब आपने पहली बार मेडिकल कॉलेज में आवेदन किया था तो आपने पश्चिमी चिकित्सा को ही क्यों चुना? सुहाना ने अचानक पूछा। उसकी आकर्षक आंखें जिज्ञासा और प्रश्नों से भरी हुई धीरे से झपक रही थीं। पिछले कई वर्षों से भारत के चिकित्सा जगत में पारंपरिक देसी चिकित्सा की निरर्थकता के सिद्धांत की बाढ़ आ गई है। मैंने पश्चिमी चिकित्सा विषय इसलिए चुना क्योंकि मैंने अपने माता पिता की सलाह मानी। इसके अलावा मैं उस समय तक अपने वर्तमान गुरु से नहीं मिला था। आर्यन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए समझाया। अब जब भी कोई उससे इस मामले के बारे में पूछता तो आर्यन इसका श्रेय उस अस्तित्वहीन गुरु को देता, अन्यथा वह इसे ठीक से समझा ही नहीं पाता। वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता था कि वह अमर सम्राट का पुनर्जन्म है, जो स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट विशेषज्ञ और दिव्य चिकित्सक आभा से युक्त है। क्या वह ऐसा कह सकता था? यदि वह ऐसा करता तो संभवतः उसे मूर्ख या पागल समझा जाता और सीधे मनोरोग अस्पताल भेज दिया जाता। सुहाना ने कहा, मेरे दादाजी ने कहा था कि आपके गुरु एक एकांतप्रिय गुरु होने चाहिए। केवल ऐसे गुरु ही आप जैसे दिव्य चिकित्सक को सिखा सकते थे। आर्यन बिना कुछ कहे मुस्कुराया। वैसे आर्यन, हमारे मेडिकल कॉलेज में जल्द ही गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं। हमारे कई सहपाठियों ने पहले ही अस्पतालों में इंटर्नशिप की व्यवस्था कर ली है। आप इंटर्नशिप कहाँ करने की योजना बना रहे हैं? सुहाना ने एक नैपकिन निकाला, धीरे से अपने मुंह के कोने से चिकनाई पोंछी और फिर अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाकर पूछा। इंटर्नशिप अस्पताल। आर्यन रुका, फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अगर आपने इसका उल्लेख नहीं किया होता तो मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया होता। इसे भूल जाओ, मैं कॉलेज से कुछ व्यवस्था होने तक इंतजार करूंगा। 3 वर्ष के सैद्धांतिक अध्ययन के बाद इंद्रपुरी मेडिकल कॉलेज छात्रों के लिए एक अस्पताल में इंटर्नशिप की व्यवस्था करेगा। जिनके पास संपर्क या साधन थे, उनके पास स्वयं अपनी इंटर्नशिप की व्यवस्था करने का विकल्प भी था। मेडिकल छात्रों के लिए अस्पताल में इंटर्नशिप करना एक आवश्यक चरण था और इंटर्नशिप के बिना या असंतोषजनक इंटर्नशिप परिणामों के साथ वे अपना डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर पाते थे। अपने पुनर्जन्म के बाद से आर्यन अपनी साधना और सैद्धांतिक ज्ञान के अध्ययन में व्यस्त थे। यदि सुहाना का अचानक उल्लेख न होता तो वह इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता।
मेडिकल कॉलेज आपके लिए किसी अच्छे अस्पताल में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं करेगा, इसलिए यदि संभव हो तो आपको अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। आर्यन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरे पास न तो कोई संपर्क है और न ही कोई साधन, तो मैं इसकी व्यवस्था कहाँ से करूँगा। मुझे इस कार्य में अपनी सहायता करने दें। सुहाना मुस्कुराने लगी, उनकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मैं भारत के शीर्ष अस्पतालों में से एक राजधानी अस्पताल में इंटर्नशिप करने की योजना बना रही हूँ। मैं अपने दादाजी से बात करके वहाँ आपके लिए भी जगह का प्रबंध कर दूंगी। इस तरह हम दोनों एक ही अस्पताल में सीख और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, उसे कुछ याद आ गया और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आर्यन को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि वह किस अस्पताल में इंटर्नशिप करेगा, लेकिन चूंकि सुहाना ने मदद की पेशकश की थी, इसलिए उसने मना नहीं किया। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो राजधानी अस्पताल ही होगा। धन्यवाद कक्षा प्रमुख सुहाना, आपने मेरी जान बचाए, आपकी मदद करना कम से कम मैं कर सकती थी। और हे आर्यन, अब मुझे कक्षा प्रमुख सुहाना मत कहो, ऐसा लगता है कि इससे हमारे बीच दूरी आ जाती है। मैं इसके लिए आदी हो रहा हूँ। अगर कक्षा प्रमुख नहीं तो मैं आपको क्या कहूँ। मेरा परिवार मुझे सुहाना कहता है, अब से आप मुझे इसी नाम से बुला सकते हैं। सुहाना, क्या ये थोड़ा ज़्यादा अंतरंग नहीं लगता? मुझे ये सुनना अच्छा लगता है, सुहाना ने धीरे से कहा, उसके गाल और भी लाल हो गए। बर्फ जैसी त्वचा और बड़ी आंखों के साथ उसकी सुंदरता असाधारण थी, उसके गालों पर लालिमा ने आकर्षण को और बढ़ा दिया था। उसकी मधुर और कोमल आवाज़ सुनकर, उसकी थोड़ी शर्मीली उपस्थिति को देखकर और उनके चंचल आदान प्रदान को प्रतिबिंबित करते हुए, अगर आर्यन सुहाना की भावनाओं को नहीं समझ सका तो वह वास्तव में मूर्ख होगा। आर्यन इस बात से अनजान था कि सुहाना ने उसे हर दिन बड़ी कठिनाइयों के बीच परिश्रमपूर्वक उसका इलाज करते हुए देखा था और उसके दिल में उसके लिए अपार कृतज्ञता थी। इसके अलावा आर्यन हर दिन व्यक्तिगत रूप से सुहाना के लिए दवा तैयार करता था और अत्यंत सावधानी से उसकी कुशलक्षेम पूछता था। इसके अलावा एक्यूपंक्चर के दौरान उनके बीच शारीरिक संपर्क अपरिहार्य था। समय के साथ उनकी छवि सुहाना के दिल में इतनी गहराई से बैठ गई कि उसे हटाया नहीं जा सका। सुहाना का व्यक्तित्व काफ़ी हद तक उनके दादा सुरेंद्र से मिलता जुलता था, सम्माननीय और वफादार। इसके अलावा उसे आर्यन से भी बहुत लगाव था। अगर आर्यन ने सचमुच उससे खुद को समर्पित करने के लिए कहा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाएगी। तभी हॉल के उत्तर की ओर स्थित एक निजी कमरे का दरवाजा खुला और पुरुषों और महिलाओं का एक समूह बाहर आया तथा बाहर निकलते समय शोर मचाने लगा। आर्यन ने समूह पर नजर डाली और अप्रत्याशित रूप से उस्ताद हर्ष और उनके अधीनस्थ नाग को उनके बीच देखा। आर्यन द्वारा पहले भी कठोर सबक सिखाए जाने के कारण उस्ताद हर्ष अब तक अपनी चोटों से लगभग उबर चुके थे। वह थोड़ा नशे में था। उसने दो मोहक महिलाओं को अपनी बाहों में जकड़ रखा था और उनके साथ इस तरह से छेड़खानी कर रहा था जैसे कि वहां कोई और मौजूद ही न हो। सफ़ेद गाउन पहने सुहाना, उनके लहराते बाल उनकी युवा सुंदरता को और निखार रहे थे, अपने विशिष्ट आकर्षण के साथ उभरी और उन्होंने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही उस्ताद हर्ष और नाग अपने समूह के साथ निजी कमरे से बाहर निकले, उनकी नज़रें उस पर टिक गईं। ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है। उस्ताद हर्ष की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने सुहाना को सिर से पैर तक देखा और आर्यन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जो उसके बगल में बैठा था और अपने भोजन को देख रहा था। मालिक, उस्ताद हर्ष। ये देखकर कि उस्ताद हर्ष ने अपने बगल में बैठी दो महिलाओं को छोड़ दिया और सुहाना के साथ बातचीत शुरू करने के लिए आगे बढ़े, नाग, जो पीछे चल रहा था, चौंक गया और जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। नाग, तुम क्या कर रहे हो? उस्ताद हर्ष ने अपना सिर घुमाया और नाग की ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से नाराज थे। आर्यन, आर्यन, नाग ने उसे धीमी आवाज में याद दिलाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। पहले भी आर्यन द्वारा घायल होने के कारण और बाद में ये जानने के बाद कि उस्ताद हर्ष को भी आर्यन के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, नाग के मन में उसकी मनोवैज्ञानिक छाया विकसित हो गई थी। सुहाना के सामने आर्यन को बैठे देखकर नाग डर से पीला पड़ गया। यदि उस्ताद हर्ष की उपस्थिति न होती तो वह पहले ही भाग चुका होता। उस्ताद हर्ष, जो आर्यन द्वारा घायल होने के बाद पूरे 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। आर्यन का नाम सुनते ही उनके पसीने छूट गए और उनका सारा नशा गायब हो गया। उसकी नज़र सुहाना से हट गई। जब उसने आर्यन को उसके सामने बैठे देखा तो उसकी नज़र आर्यन की आंखों पर पड़ी, जिसमें एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी। घटक, उस्ताद हर्ष को लगा कि उनका गला सूख गया है और उन्होंने मुश्किल से निगला चुपचाप जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी नाग ने अचानक उनके कान में कुछ फुसफुसाया। नाग की बातें सुनने के बाद उस्ताद हर्ष के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई, जो कुछ क्षण पहले काफ़ी मुरझाई हुई थी। उस्ताद आर्यन, क्या आप भोजन के लिए यहाँ आए हैं? उस्ताद हर्ष, जो पहले घमंडी और दबंग थे, अब चापलूसी और विनम्र व्यवहार के साथ आर्यन के पास आ गए, जिससे उनके अनुयायी अचंभित रह गए। क्या उस्ताद हर्ष के पास कोई निर्देश हैं?
आर्यन ने उस्ताद हर्ष को एक नज़र देखा और उदासीनता से बोला। उस्ताद हर्ष अजीब तरह से हंसे, फिर नीचे झुकने से पहले चारों ओर देखा और रहस्यमय तरीके से फुसफुसाए, उस्ताद आर्यन, आपका महेश नाम के किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ है ना? उसने हाल ही में आपसे निपटने के लिए बाहर से कुछ विशेषज्ञों को काम पर रखा है। तुम्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। अध्याय 36। मैं ऐसा आदमी नहीं बनूंगा जो औरत पर निर्भर रहता है। ओह, आर्यन ने भौहें उठाईं, तुम्हें कैसे पता? उस्ताद हर्ष ने धीरे से कहा, ये बात मुझे मेरे एक अधीनस्थ नाग ने बताई थी। कुछ दिन पहले वह एक होटल में भोजन कर रहा था और एक निजी कमरे के पास से गुजरा जहां उसने किसी को उस्ताद आर्यन का नाम लेते सुना। वह दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और कुछ देर तक हमारी बातें सुनता रहा, जिससे उसे इस बारे में पता चला। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, उस्ताद आर्यन, जहां तक मुझे पता है, महेश ने हिमालय मठ में मार्शल आर्ट का अध्ययन किया है। उन्होंने जिस विशेषज्ञ को नियुक्त किया है वह संभवतः हिमालय मठ से होगा। आप जानते हैं, स्वर्ग के अंतर्गत सभी मार्शल आर्ट हिमालय मठ से उत्पन्न हुए हैं। यद्यपि आप बहुत शक्तिशाली हैं उस्ताद आर्यन, फिर भी आपको इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? आर्यन ने उस्ताद हर्ष को दिलचस्पी से देखा। आप पहले भी मेरे हाथों का झेल चुके हैं। अब जब कोई मेरे पीछे आ रहा है तो क्या तुम्हें मन ही मन प्रसन्न नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उस्ताद आर्यन। महेश भी अंडरवर्ल्ड से है। उसने मेरे पैसे काट लिए, मेरी औरत को चुरा लिया और मेरे आदमियों को पीटा। मेरी उसके प्रति घृणा समुद्र जितनी गहरी है, यह अपूरणीय है। उस्ताद हर्ष ने कहा। जब उन्होंने महेश का उल्लेख किया तो उनका चेहरा घृणा से भर गया और उन्होंने अपने दांत पीस लिए। उसकी तुलना में उस्ताद आर्यन और मेरे बीच के छोटे मोटे झगड़े कोई खास मायने नहीं रखते। मैं उस्ताद आर्यन के खिलाफ कोई दुर्भावना रखने का साहस नहीं कर सकता। एक कहावत है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। अब से मैं, हर्षवर्धन, उस्ताद आर्यन को अपना दोस्त मानूंगा। किसी की आजीविका के साधन को काट देना, किसी की पत्नी को ले जाना, ये वास्तव में ऐसी शिकायतें हैं जो शब्दपूर्वक शत्रुता को उचित ठहराती हैं। इस प्रकार उस्ताद हर्ष की महेश के प्रति गहरी नफरत समझ में आती थी। ठीक है, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। आर्यन ने उस्ताद हर्ष की ओर सिर हिलाया, जिससे उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसा कि कहावत है, दोस्ती के लिए आगे बढ़ने वाले हाथ पर थप्पड़ नहीं मारा जाता। आर्यन और उस्ताद हर्ष के बीच ऐसी कोई नफरत नहीं थी जिसका समाधान न हो सके। अब जबकि उस्ताद हर्ष सुधार करने की पहल कर रहे थे तो आर्यन ने उदासीनता से जवाब नहीं दिया। इसके अलावा, हालांकि आर्यन शक्तिशाली था, लेकिन वह इतना अहंकारी नहीं था कि खुद को दुनिया में अजेय समझे। उस्ताद हर्ष की याद दिलाने से उसे मानसिक रूप से तैयारी मिल गई, ताकि जब उसका प्रतिद्वंद्वी अचानक उसके सामने आ जाए तो वह अचंभित न हो। उस्ताद हर्ष आर्यन की प्रतिक्रिया से कुछ हद तक खुश हुए और सहजता से उनकी प्रशंसा की। उस्ताद आर्यन के मार्शल आर्ट कौशल दुनिया में अद्वितीय हैं। देवता और बुद्ध उनके सामने झुक जाते हैं। महेश और उनके जैसे लोग निश्चित रूप से आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं उस्ताद आर्यन को बहुत सफलता की कामना करता हूँ। आर्यन की भौहों पर हल्का सा तनाव देखकर उस्ताद हर्ष को डर था कि उसने उन्हें नाराज कर दिया है, इसलिए वे घबराकर हंस पड़े। मैं अब आपके भोजन में कोई खलल नहीं डालूंगा। हम फिर मिलेंगे। जिस क्षण से उन्होंने आर्यन को देखा था, उसके जाने तक उस्ताद हर्ष ने आवश्यकता से अधिक सुहाना की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वे एक संत की तरह सदाचारी व्यवहार कर रहे थे। उस्ताद हर्ष को पता था कि उन्हें कैसे आचरण करना है। जाने से पहले उन्होंने आर्यन और सुहाना का बिल चुकाया। हालांकि उनकी सद्भावनापूर्ण कार्रवाई से सुहाना को निराशा हुई। यह मेरा उपहार होना चाहिए था। उसने बिल क्यों चुकाया? सुहाना ने अपने मोटे और कोमल होंठ फुलाकर अपना असंतोष व्यक्त किया। आर्यन हंसे। क्या आप इस बात से खुश नहीं हैं कि किसी और ने हमारे लिए भुगतान किया? सुहाना ने गुस्से में कहा, मैं इससे खुश नहीं हूं। कोई रास्ता नहीं आर्यन, ये गिनती में नहीं आता। अगली बार मुझे तुम्हें फिर से आमंत्रित करना होगा। आर्यन खुद को हंसने से नहीं रोक सका और कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिरकार आपका परिवार अमीर है, मुझे हर दिन भोजन मिलने पर खुशी होगी। रात के खाने के बाद रात हो चुकी थी। सड़कें चकाचौंध रोशनी से जगमगा रही थीं, कारें बाढ़ की तरह बह रही थीं और पैदल यात्री चींटियों की तरह भाग रहे थे। शहरी रात सुंदर और शानदार, जीवंत और हलचल भरी थी। आर्यन ने शुरू में रात के खाने के बाद घर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन सुहाना ने कहा, अभी घर जाने के लिए बहुत जल्दी है। दादाजी मुझे बहुत कम ही छुट्टी देते हैं और मैं खूब मौज मस्ती करना चाहती हूँ। आर्यन, क्या तुम मेरे साथ टहलने चलोगे? आर्यन को खरीदारी का कोई खास शौक नहीं था, लेकिन जब एक युवा और खूबसूरत लड़की उसके सामने चंचलता और मधुरता से विनती कर रही थी तो वह कैसे मना कर सकता था। इस प्रकार वे दोनों फुटपाथ पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए पास की एक व्यावसायिक सड़क की ओर बढ़ गए।
सुपरिवार के दो अंगरक्षक पीछे पीछे चल रहे थे। उनकी निगाहें आसपास के वातावरण पर पैनी नजर रख रही थीं ताकि कोई सुहाना को नुकसान न पहुंचा सके। इंद्रपुरी का सुपरिवार पूरे भारत में प्रसिद्ध था और जहां उनके कई मित्र थे वहीं दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं थी। इसलिए सुपरिवार के प्रत्येक मुख्य सदस्य के साथ अंगरक्षक रहते थे। सुपरिवार के कर्णधार सुरेंद्र की सबसे लाडली पोती होने के नाते सुहाना को भी स्वाभाविक रूप से वही सुविधा प्राप्त थी। विद्यालय आने जाने के लिए उसे एक चालक वाली कार और अंगरक्षक मिलते थे। सुहाना की सुरक्षा करने वाले दोनों अंगरक्षक पूर्व विशिष्ट बल सैनिक थे। 10 या 8 साधारण लोग भी उनके सामने कुछ नहीं थे। इसके अलावा दोनों अंगरक्षक खंजर और बंदूक जैसे हथियारों से लैस थे। सुहाना को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सफल होना मुश्किल होगा। आर्यन और सुहाना साथ साथ चल रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उनका व्यवहार आत्मीय था। उनके अच्छे रूप और समान आयु के कारण देखने वालों को वे सचमुच युवा प्रेमियों की जोड़ी जैसे लग रहे थे। चारों ओर से आ रही प्रशंसा भरी निगाहों को महसूस करते हुए आर्यन और सुहाना दोनों एक ही विचार से प्रभावित हुए और एक साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा लगता है कि हम गलतफहमी हुई है। आर्यन ने सीधे सुहाना की ओर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसकी मुस्कान में एक आकर्षक आकर्षण था। क्या गलत समझा? सुहाना ने आर्यन से आंखें मिलाईं। उसका दिल धड़क रहा था। उसकी आंखें लहरदार थीं, शर्म का एक स्पर्श था। बहुरंगी सड़क बत्तियों के नीचे उसका नाजुक कोमल चेहरा एक खिलते हुए बेगोनिया की तरह था, अवर्णनीय रूप से आकर्षक और मनमोहक। गलत समझा गया कि हम एक जोड़ा हैं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सुहाना का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वे वास्तव में एक जोड़े होते तो कितना अच्छा होता। वह भी अन्य जोड़ों की तरह उसके साथ सड़कों पर साहपूर्वक हाथ पकड़ कर चल सकती थी। आर्यन ने कहा, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि आज हम जो कपड़े पहन रहे हैं वे कुछ हद तक युगल परिधानों जैसे दिखते हैं। सुहाना ने सफ़ेद रंग की पोशाक पहन रखी थी, जबकि आर्यन ने काले रंग की अनौपचारिक कमीज पहनी हुई थी। काले और सफ़ेद वे एक दूसरे के पूरक थे। आर्यन, तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। सुहाना ने परेशान होने का नाटक करते हुए मुंह बनाया। मैं तुम्हारा फ़ायदा कैसे उठा रहा हूँ? आर्यन हैरान दिखा। तुमने कहा था कि हम एक जोड़े की तरह दिखते हैं। क्या इससे मैं तुम्हारी प्रेमिका नहीं बन जाती? सुहाना ने गुस्से से कहा। आर्यन जोर से हंस पड़ा। फ़ायदा उठा रहे हो? मैं तो यूं ही बोल रहा था, इसे गंभीरता से मत लीजिए। मेरे दादाजी कहते थे कि एक आदमी को अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उसे जो कहना है उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आप सुझाव दे रही हैं? आपने जो कुछ कहा उसे स्वीकार नहीं करना चाहते? आर्यन रुका, फिर उसे एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था और वह असहाय होकर हंस पड़ा। कक्षा प्रमुख सुहाना। अरे नहीं, सुश्री सुहाना, ये भी सही नहीं है। सुहाना, तुम सच में मेरी प्रेमिका नहीं बनना चाहती हो, है ना? तुम मूर्ख, बेवकूफ़ मूर्ख। सुहाना, जिसकी गुप्त भावनाएं आर्यन द्वारा उजागर की गईं, शर्मिंदा और शर्मिंदा थी, उसने आर्यन की बांह को 2 बार धीरे से चुटकी काटी। खैर, मेरा परिवार सचमुच गरीब है। मुझे परवाह नहीं। आप सुपरिवार की समृद्ध और कुलीन बेटी हैं और मैं सिर्फ एक साधारण नागरिक हूं जिसके पास न तो कार है, न ही घर और न ही कोई बचत। अगर हम साथ होते तो मैं आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता। आप एक दिव्य डॉक्टर हैं, आप भविष्य में बहुत पैसा कमाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। और यदि सब कुछ विफल हो जाए तो आप सुपरिवार की कंपनी में काम कर सकते हैं। आपने मेरी जान बचाई। मेरा परिवार आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, उसने कहा। मैं, आर्यन, ऐसा आदमी नहीं बनूंगा जो किसी औरत पर निर्भर रहता हो। अचानक आर्यन ने हाथ बढ़ाया और सुहाना के कोमल हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी प्रेमिका, मैं खुद उसका भरण पोषण करूंगा। क्या वह मेरी बात मान रहा है? सुहाना के हाथ आर्यन ने पकड़ लिए। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। उसके गालों से कानों तक लाली तेजी से फैल गई। उसका दिल मिठास से भर गया। उनके बीच अस्पष्टता का एक हल्का सा वातावरण फैल गया। अध्याय 37। हिमालय मठ के योद्धा भिक्षु। दोनों जानते थे कि इस क्षण से उनका रिश्ता अब सहपाठियों और साधारण दोस्तों तक सीमित नहीं रहेगा। हरिओम। उनके कानों के पास एक असंगत आवाज गूंजी जिसने आर्यन और सुहाना के बीच की अस्पष्टता को तोड़ दिया। उन्होंने अपना सिर घुमाकर देखा तो पीले वस्त्र पहने 2 भिक्षु उनकी ओर बढ़ रहे थे। दोनों भिक्षु 30 या 40 वर्ष की आयु के थे। एक लंबा और पतला था, दूसरा छोटा और मोटा। दोनों के पास प्रमुख कनपटी थी। जब वे अपनी आंखें खोलते और बंद करते तो उनकी आंखें चमक उठती थीं। जब वे चल रहे थे तो लंबा और पतला भिक्षु बिल्ली की तरह हल्के से चल रहा था, जबकि छोटा और मोटा भिक्षु पहाड़ की तरह स्थिर था। आर्यन एक नज़र में बता सकता था कि दोनों भिक्षु मार्शल कलाकार थे, और यह कि लंबे और पतले भिक्षु के पास निश्चित रूप से उत्कृष्ट संचलन तकनीक थी, जबकि छोटे और मोटे भिक्षु के पास निश्चित रूप से शारीरिक शक्ति का एक ठोस आधार था। अभी अभी हरि ओम शब्द छोटे और मोटे भिक्षु से आया था।
सुहाना को यह कोई असामान्य बात नहीं लगी, लेकिन इससे आर्यन का दिल दहल गया। उसके कान के पर्दे ऐसे गूंजने लगे मानो उसके कानों के पास बिजली गिर गई हो। आर्यन ने छोटे और मोटे भिक्षु को कुछ आश्चर्य के साथ देखा, ये जानते हुए कि उसने एक प्रकार की ध्वनि साधना तकनीक का उपयोग किया था जो उसके अपने सिंहनाद के समान थी, हालांकि यह कम शक्तिशाली लग रही थी। अपने पुनर्जन्म के बाद आर्यन ने इस दुनिया की मार्शल आर्ट को गंभीरता से समझने में काफी समय बिताया था, ये जानते हुए कि भारत की मार्शल आर्ट बौद्ध धर्म, ताओवादी संप्रदाय और कन्फ्यूशियस संप्रदाय में विभाजित थी और विदेशों में कई अन्य मार्शल आर्ट संप्रदाय मौजूद थे। छोटे और मोटे भिक्षु की आक्रमण पद्धति के आधार पर आर्यन ने अनुमान लगाया कि वह बौद्ध सिंह गर्जना का प्रयोग कर रहा था। इस साधना तकनीक में ध्वनि को एक बिंदु तक संघनित कर दिया जाता है, जिससे हवा में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है, जो प्रतिद्वंद्वी की श्रवण तंत्रिकाओं पर आक्रमण करता है। यदि आर्यन एक साधारण व्यक्ति होता तो वह पहले ही उस बौद्ध सिंह गर्जना हमले से चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा होता। सौभाग्य से आर्यन स्वयं एक मार्शल कलाकार थे और ध्वनि साधना तकनीकों में भी विशेषज्ञ थे, तथा उनमें सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिरोधक क्षमता थी, जिसके कारण उन्हें मौके पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। हालांकि भिक्षु के हमले में स्पष्ट शत्रुता थी और अपनी भौहें चढ़ाते हुए आर्यन ने तुरंत सुहाना को अपने पीछे ले लिया ताकि उसे किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाया जा सके। सुहाना के दो अंगरक्षकों ने भी देखा कि कुछ गड़बड़ है और वे आगे बढ़े और आर्यन और सुहाना के सामने खड़े होकर दोनों भिक्षुओं का रास्ता रोक दिया। दोनों भिक्षु पास ही रुक गए, उनकी नज़र सुपरिवार के अंगरक्षकों से होते हुए आर्यन पर पड़ी। उनकी आंखें बिजली की तरह तेज थीं, उनकी आभा भयभीत करने वाली थी और वहां खड़े होने पर वे दो छोटे पहाड़ों की तरह प्रतीत होते थे, जो एक अस्पष्ट दबाव पैदा करते थे जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता था और छाती भारी हो जाती थी। इस अदृश्य दबाव के तहत सुपरिवार के अंगरक्षकों के चेहरे बदल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका सामना स्वामियों से हो गया है। उनके दाहिने हाथ तुरंत ही अपने काले सूट के अंदर अपनी बंदूकें निकालने के लिए पहुंच गए। यदि उन्हें सुहाना की और भिक्षुओं की कोई असामान्य गतिविधि का पता चलता तो वे अपनी बंदूकें निकालकर गोली चलाने में संकोच नहीं करते। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या वे दोनों भिक्षुओं को मार देंगे, यह मामला उनके विचार के दायरे में बिल्कुल भी नहीं था। उनका कर्तव्य केवल सुहाना की व्यक्तिगत सुरक्षा की रक्षा करना था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये परोपकारी आर्यन है? दोनों भिक्षुओं ने कोई संदिग्ध हरकत नहीं की और लंबे और पतले भिक्षु ने आर्यन को सलाम करते हुए अपने हाथ जोड़े और गहरी आवाज में पूछा, महेश के साथ आपका क्या रिश्ता है? जवाब देने के बजाय आर्यन ने एक प्रश्न के साथ जवाब दिया। जैसे ही ये दो भिक्षु प्रकट हुए, आर्यन, जिन्हें उस टाढ़हर्ष ने पहले ही याद दिला दिया था, ने अनुमान लगाया कि वे संभवतः महेश द्वारा आमंत्रित हिमालय मठ विशेषज्ञ थे। आर्यन के मन में हिमालय मठ के भिक्षुओं को अपने अभ्यास के प्रति समर्पित होना चाहिए और सांसारिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए, और उन्हें यह अप्रत्याशित लगा कि वे एक साधारण शिष्य के मुद्दे पर उनसे भिड़ने के लिए आगे आएंगे। महेश एक धर्मनिरपेक्ष शिष्य हैं जिन्हें इस विनम्र भिक्षु ने स्वीकार किया है। लंबे और दुबले भिक्षु का चेहरा तटस्थ रहा, न तो हर्षित और न ही दुखी, क्योंकि उन्होंने फिर से अपने हाथ जोड़े और पूछा, क्या आप आर्यन हैं, दानदाता? मैं हूँ, आर्यन ने हंसते हुए उत्तर दिया। एक शिष्य को पीटा गया है तो क्या आप उसका बदला लेने के लिए उसके गुरु के रूप में यहाँ हैं? लंबे और पतले भिक्षु ने उदासीनता से कहा, हम थोपने का साहस नहीं कर सकते, मैं केवल परोपकारी आर्यन से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। सुहाना, जिसका हाथ आर्यन ने पकड़ रखा था, खुशी और मधुरता से भरी हुई थी। उसकी नाराजगी स्पष्ट थी क्योंकि दो गंजे भिक्षुओं ने उन्हें बीच में रोक दिया था। यद्यपि वह आमतौर पर अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन जब उसे पता चला कि ये दो गंजे भिक्षु आर्यन को परेशान करने आए हैं तो उसके मन में तुरंत शत्रुता भर गई। आर्यन, मेरे साथ कपड़े खरीदने चलो। सुहाना ने आगे एक कपड़े की दुकान की ओर इशारा किया और साहस जुटाते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लिया। फिर वह अपने दो अंगरक्षकों की ओर मुड़ी और बोली, भाई जय, भाई विजय, ये दोनों भिक्षु बहुत परेशान करने वाले हैं, अब उन्हें मेरा और आर्यन का पीछा मत करने देना। सुहाना, तुम्हें पहले घर जाना चाहिए, आर्यन ने मुस्कुराते हुए सुहाना के छोटे हाथ को थपथपाते हुए कहा। अगर मौका मिला तो मैं अगली बार भी आपके साथ खरीदारी पर आऊंगा। आर्यन का स्वभाव पीछे हटने या टालमटोल करने का नहीं था, बल्कि जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेने के लिए तत्परता के साथ कठिनाइयों का सामना करने का था। दो हिमालय मठ भिक्षु जो उसे ढूंढने के लिए लंबी दूरी तय करके आए थे, वे निश्चित रूप से आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। इसे खींचने या छुपाने के बजाय इस मुद्दे को एक बार और हमेशा के लिए निर्णायक रूप से हल करना बेहतर था। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। यद्यपि सुहाना को मार्शल आर्ट की समझ नहीं थी, तथापि वह एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुई थी, फिर भी उसने कई दुर्जय लोगों का सामना किया था। वह दो भिक्षुओं की आभा को अपने अंगरक्षकों की आभा से भी अधिक प्रबल महसूस कर सकती थी, जिससे स्वाभाविक रूप से वह चिंतित हो गई।
हालांकि आर्यन ने उसे बताया था कि उसने एक बार एक गुरु से मार्शल आर्ट सीखा था, लेकिन संख्या में अधिक होने के कारण वह 2 के मुकाबले नुकसान में रहेगा। आर्यन ने अपनी छाती थपथपाते हुए आत्मविश्वास से कहा, निश्चिंत रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा हम तो बस अभ्यास कर रहे हैं। आप जानती हैं कि अभ्यास क्या है ना? ये हम मार्शल कलाकारों के बीच मार्शल आर्ट ज्ञान का आदान प्रदान है। सुहाना को अभी भी जाने के लिए अनिच्छुक देखकर उसने उसे समझाना जारी रखा, यदि आप वास्तव में चिंतित हैं तो मैं आज रात घर पहुंचकर आपको फ़ोन करके बता दूंगा कि मैं सुरक्षित हूं। अच्छी बनो और अब घर जाओ। फिर उसने दोनों अंगरक्षकों को संकेत दिया, क्या आप दोनों सज्जन कृपया अपनी सुश्री को घर तक छोड़ सकते हैं। दोनों अंगरक्षकों का प्राथमिक कर्तव्य सुहाना की रक्षा करना था, न कि आर्यन के जीवन या मृत्यु की चिंता करना। आर्यन की बातें सुनकर वे सुहाना के दोनों ओर खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक कहा, सुश्री सुहाना, चलिए। तब मैं घर पर आपके फ़ोन का इंतजार करूंगी। तुम्हें मुझे फ़ोन करना ही होगा, वरना मैं बहुत चिंतित हो जाऊंगी। निश्चित रूप से, आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। तब मैं चली। सुहाना ने 2 हिमालय मठ भिक्षुओं की ओर देखा और फिर अनिच्छा से सड़क के कोने पर खड़ी एक पालकी कार में बैठ गई, जिसके साथ 2 अंगरक्षक थे। सज्जनों, क्या हम यहीं काम करें या कोई और जगह खोजें? सुहाना को जाते हुए देखने के बाद आर्यन ने दोनों हिमालय मठ भिक्षुओं का सामना किया। उसके चेहरे पर पिछली मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक ठंडी उदासीनता ने ले ली। आर्यन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दोनों हिमालय मठ भिक्षु अच्छे थे या बुरे, धर्मी थे या दुष्ट, वह केवल इतना जानता था कि उन्हें महेश ने उससे निपटने के लिए भेजा था। आर्यन के विचार में वे दोनों विरोधी और दुश्मन थे। आर्यन अपने दोस्तों के साथ वसंत की गर्मी का व्यवहार करता था, लेकिन उसके दुश्मनों को हमेशा उसकी सर्दियों की ठंड का सामना करना पड़ता था। लंबे भिक्षु ने कहा, जब मार्शल आर्ट के कलाकार युद्ध कर रहे हों तो बेहतर है कि आम लोगों को परेशान न किया जाए। चलो शहर के बाहर चलें। छोटे कद के मोटे भिक्षु ने घोषणा की। ठीक है, शहर के बाहर, आर्यन ने कहा और मुड़कर दूर चला गया। अध्याय 38, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। आर्यन ने 2 सिद्धांतों का पालन करते हुए परिस्थितियों का सामना किया। पहला, सावधानी बरतना, और दूसरा, पहल करना। शहर से बाहर 2 हिमालय मठ भिक्षुओं का पीछा करने पर घात लगाए जाने की चिंता में उसने नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया और भिक्षुओं को अपने पीछे आने को कहा तथा मामले को सुलझाने के लिए शहर के बाहर एकांत स्थान की तलाश की। यदि दोनों हिमालय मठ भिक्षु बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे शहर से बाहर चले जाएं, तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। यदि वे हिचकिचाते या उनका पीछा न करने की हिम्मत करते, तो इससे ये संकेत मिलता कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ है, और उस स्थिति में आर्यन निश्चित रूप से तथाकथित मुकाबला के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे ही वह बाहर निकला, 2 हिमालय मठ भिक्षु भी उसके पीछे चले आए। उनके हाव भाव अपरिवर्तित और बिना किसी हिचकिचाहट के थे। तीनों मार्शल कलाकार थे, इसलिए भीड़ में सावधानी बरतते हुए तेजी से चलते थे, लेकिन एकांत स्थान पर पहुंचते ही वे तुरंत अपनी गति बढ़ा देते थे और उनके पैर तेजी से चलने लगते थे। 20 मिनट बाद वे शहर के बाहर एक परित्यक्त निर्माण स्थल पर पहुंच गए। आर्यन की पिछली जिंदगी की यादों में यह एक निर्माणाधीन खेल मैदान था जो विभिन्न कारणों से अधूरा रह गया था। परित्यक्त मैदान में कुछ क्षेत्रों में घास फूस उगी हुई थी जो आधे व्यक्ति की ऊंचाई तक पहुंच रही थी, जबकि अन्य क्षेत्रों में केवल कंक्रीट ही थी। आर्यन बास्केटबॉल कोर्ट के आकार के एक सीमेंट क्षेत्र में चला गया, धीरे धीरे घूम गया और उन 2 हिमालय मठ भिक्षुओं का सामना किया जो उसके पीछे आ रहे थे। तारों भरे आकाश के नीचे अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे वह गर्व से भाले की तरह सीधा खड़ा था। 2 हिमालय मठ भिक्षुओं की नज़रों में वह लंबा और अचल खड़ा था। उसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, एक दुर्जेय उपस्थिति का आभास दे रही थीं, लगभग एक मार्शल आर्ट संप्रदाय के गुरु की तरह। मेरे शिष्य महेश ने कहा था कि आर्यन संभवतः एक पीच स्तर के मार्शल कलाकार हैं, और अब ऐसा लगता है कि उनके शब्द झूठे नहीं थे। इस व्यक्ति से निपटना आसान नहीं है। लंबे पतले भिक्षु और छोटे मोटे भिक्षु ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर गंभीरता झलक रही थी। आज भारत के आम लोगों की नज़र में तथाकथित मार्शल आर्ट्स आकर्षक तो है, लेकिन अव्यावहारिक है, जो वास्तविक युद्ध की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि भारत मार्शल आर्ट्स की असली वंशावली धर्मनिरपेक्ष दुनिया में नहीं बल्कि प्राचीन मार्शल दुनिया में है। प्राचीन मार्शल दुनिया से तात्पर्य एकांत या अर्धएकांत संप्रदायों और प्रमुख कुलों से है, जहां भारत मार्शल आर्ट्स को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। दुनिया विकराल व्यक्तित्वों से भरी पड़ी है तथा विशेषज्ञों की संख्या बादलों जितनी है। प्राचीन मार्शल दुनिया के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को मजबूत से कमजोर तक क्रमबद्ध किया गया है, जिन्हें स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीत रंग में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक को 4 चरणों में विभाजित किया गया है: निम्न, मध्य, उच्च और पूर्णता। 2 हिमालय मठ भिक्षु, वीर और वज्र, दोनों पीत स्तर के प्रारंभिक चरण में थे।
धर्मनिरपेक्ष दुनिया की नज़र में उन्हें विशेषज्ञ माना जा सकता था, लेकिन प्राचीन मार्शल दुनिया में वे केवल एक संप्रदाय में प्रवेश करने की दहलीज पर थे। जहां तक वज्र के शिष्य महेश का सवाल है, जिन्होंने प्राचीन मार्शल आर्ट की केवल सतही जानकारी ही सीखी थी, उन्हें मार्शल कलाकार कहना तो दूर, दहलीज को छूने वाला भी नहीं माना जा सकता था। क्या तुम दोनों एक एक करके मेरी तरफ आ रहे हो या एक साथ? आर्यन इन दोनों भिक्षुओं पर समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी चमक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम के साथ ही एक झोंका आया और उसके सामने खड़े जंगली फूल और खरपतवार जमीन पर ऐसे उड़ गए जैसे तेज हवा चल रही हो। उसका सामना करते हुए वीर और वज्र ने दबाव की एक लहर को अपनी ओर बढ़ता हुआ महसूस किया, जिससे एक क्षण के लिए उनकी सांसें रुक गईं। इस युवक की ताकत निश्चित रूप से सिर्फ पीच स्तर के प्रारंभिक चरण में ही नहीं थी। वीर और वज्र की पलकें फड़कने लगीं और उनके चेहरे पर और भी अधिक उदासी छा गई। मैं सबसे पहले दाता आर्यन की कुशल चाल का अनुभव करूंगा, वज्र ने गहरी आवाज में कहा। उसका दुबला शरीर अचानक बादलों को भेदते हुए अबाबिल की तरह हवा में ऊंची छलांग लगाने लगा। बादलों के बीच से उड़ता हुआ अबाबिल हिमालय मठ मार्शल आर्ट्स की प्रकाश संचलन तकनीकों में से एक, जो वुडांग संप्रदाय के मेघ सीढ़ी छलांग के साथ अपनी सरलता में तुलनीय है। हवा में वज्र ने अपना शरीर उलट दिया, अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक बाज की तरह खरगोश को झपटने की गति के साथ आर्यन की ओर झपटा। मुट्ठी के आने से पहले मुक्के की ताकत पहले आई, जिसके साथ हवा में एक तेज आवाज आई, जिससे आर्यन के घने काले बाल खड़े हो गए। वज्र मुट्ठी। वज्र ने क्रूर और जोरदार वज्र मुट्ठी के साथ कार्रवाई की। उसका मुक्का हवा में भयावह ताकत से फटा। भले ही आर्यन का शरीर ईंटों और पत्थरों से बना होता, फिर भी वह उसकी मुट्ठी के प्रभाव से टूट और बिखर जाता। वीर 10 मीटर दूर खड़ा होकर उदासीन रुचि के साथ देख रहा था। उनके विचार में उनके सहशिष्य वज्र ने हिमालय मठ के अद्वितीय कौशल मेघ सीढ़ी छलांग और वज्र मुट्ठी का लगातार उपयोग किया था, अपनी पूरी ताकत से प्रहार करते हुए, स्पष्ट रूप से आर्यन को एक दुर्जेय दुश्मन के रूप में देखते हुए और उसे एक ही वार से हराने का लक्ष्य रखते हुए। लेकिन आर्यन का शरीर मांस और खून का बना था, निश्चित रूप से ईंटों और पत्थरों जितना ठोस नहीं। यदि वज्र की मुक्का उसे लग जाए तो सबसे अच्छी स्थिति में तो उसकी नसें और हड्डियां टूट सकती हैं, और सबसे बुरी स्थिति में तो वह मौके पर ही अपनी जान गंवा सकता है। यद्यपि स्वर्ग द्वारा प्रदत्त जीवन को संजोना पुण्य है और बौद्ध संप्रदाय के अनुयायी हल्के में हत्या नहीं करते, वज्र और वीर दोनों प्राचीन मार्शल दुनिया के मार्शल भिक्षु और मार्शल कलाकार भी थे। प्राचीन मार्शल दुनिया के मार्शल कलाकारों के बीच द्वंद्वयुद्ध सांसारिक दुनिया के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के बीच द्वंद्वयुद्ध की तरह नहीं है, जो पहले स्पर्श पर ही रुक जाते हैं। उनके घूंसे और लातें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि चोट लगना और विकलांगता होना बहुत आम बात है, और अक्सर मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है। जीवन या मृत्यु, ये सब व्यक्ति की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। ये प्राचीन मार्शल दुनिया का नियम है जिसे सभी सच्चे मार्शल कलाकार समझते हैं। अपने उच्च स्थान से वज्र ने अपनी मुट्ठी आसमान से मारी। उसके मुक्के का बल दृढ़ता से आर्यन पर निशाना साध रहा था, जिसके पास बल का जवाब बल से देने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं था। वीर ने मन ही मन बुद्ध का नाम जपा, अपनी हथेलियां आपस में दबाईं और आर्यन की आत्मा के मार्ग के लिए शास्त्र पढ़ने के लिए तैयार हो गया। एक तुच्छ तकनीक, आर्यन ने ठंडे स्वर में उपहास किया और वज्र की ओर मुक्का मारा। उनका मुक्का सहज लग रहा था, मानो वे अपने शरीर से धूल झाड़ रहे हों। धम्म। जब उनकी मुट्ठियां हवा में टकराईं तो एक धीमी सी आवाज निकली। उनकी ताकत एक साथ उनकी मुट्ठियों से फूट पड़ी। आर्यन अविचलित खड़ा रहा, एक पर्वत की तरह अडिग। हालांकि वज्र हवा में पीछे की ओर उछला और कई मीटर दूर जा गिरा। 7 या 8 कदम पीछे हटने के बाद वह किसी तरह खुद को संभालकर मजबूती से खड़ा हो सका। वह सीधा खड़ा हो गया, उसकी आंखें सदमे से बड़ी हो गईं, उसका चेहरा लाल हो गया। वह एक क्रोधित अरहत की तरह सीधा खड़ा था। इस तरह खुद को मजबूर करने का क्या मतलब है? आर्यन ने व्यंग्य किया। मेरे मुक्का से तुम अंदर से हिल गए हो। यदि आप अभी नहीं बैठे और स्वस्थ नहीं हुए तो आपकी जान भी जा सकती है। थू। आर्यन के शब्दों के अनुसार वज्र ने मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और उसका रंग पीला पड़ गया। बड़ा भाई, वीर आश्चर्यचकित रह गया। वह वज्र के पास दौड़े, उसे सहारा दिया और उसे जमीन पर पालथी मारकर बैठने में मदद की। अब आपकी बारी है। आर्यन ने वज्र को एक ही मुक्के से हरा दिया था और इसे एक मामूली बात समझकर उसके चेहरे पर गर्व का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था, जबकि उसकी निगाहें वीर पर टिकी हुई थीं। वीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अचानक आर्यन की ओर मुड़ा। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। छोटे भाई, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो, जाने दो, वज्र ने कमजोरी से कहा। फिर आर्यन को गहराई से देखा। उसकी आंखों में सम्मान की झलक थी। आर्यन के प्रति सम्मान, जो अपनी छोटी उम्र के बावजूद इतनी जबरदस्त ताकत रखते थे। डर है कि अगर आर्यन निर्दयी हो गया तो वह और उसका छोटा भाई दोनों अपने भाग्य से बच नहीं पाएंगे। बड़े भाई, जब तक मैं लड़ नहीं लड़ूंगा मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी।
वज्र की सलाह का स्पष्ट रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वीर चिल्लाया, उसका शरीर चीते की तरह आर्यन की ओर झपटा। यद्यपि उसके पैर छोटे और मोटे थे और उसका शरीर गठीला था, फिर भी उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। रात को चीरती एक धुंधली छाया पलक झपकते ही आर्यन तक पहुंच जाती थी। अध्याय 39। लाल पोशाक वाली महिला। वाह! वीर ने सांस छोड़ी और चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे वसंत ऋतु में बिजली का विस्फोट हुआ हो। उसके मुंह से अचानक प्राण शक्ति का एक विस्फोट हुआ, जो आर्यन की ओर एक ध्वनि तरंग प्रहार में परिवर्तित हो गया और अंतरिक्ष से गुजरते समय हवा में लहरें पैदा कर दी। बौद्ध सिंह गर्जना। वीर ने एक बार फिर आर्यन के खिलाफ इस हिमालय मठ परम तकनीक का इस्तेमाल किया। उसी समय वीर की बाईं हथेली आगे की ओर बढ़ी और उसकी दाहिनी हथेली भी बाईं हथेली के ऊपर आ गई। फिर दोनों हथेलियों को बाहर की ओर धकेला, जिसका लक्ष्य आर्यन की छाती थी। महाशक्ति वज्र हथेली। वज्र पर्वत धक्का। वज्र पर्वत धक्का हिमालय मठ की महाशक्ति वज्र हथेली श्रृंखला के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली तकनीक थी, जिसमें हथेलियों के दोहरे ढेर से बल दोगुना हो जाता था, जो पत्थरों को तोड़ने और स्तंभों को विभाजित करने में सक्षम था। ध्वनि तरंगें चीख रही थीं और हथेली की हवा भयंकर थी। एक के बाद एक संयुक्त हमलों से आर्यन के कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसके बाल बेतहाशा उछलने लगे। यदि वीर का प्रतिद्वंद्वी कोई साधारण व्यक्ति या औसत दर्जे का मार्शल कलाकार होता, तो वे सबसे पहले उसके ध्वनि तरंग प्रहार से चक्कर खा जाते और भ्रमित हो जाते तथा अपना ध्यान पूरी तरह खो देते। फिर उनकी छाती पर उसकी हथेली से वार होता, वे खून थूकते, पीछे की ओर गिरते और गंभीर रूप से घायल हो जाते। तब ये मुकाबला आर्यन की हार के साथ समाप्त हो जाता। दुर्भाग्य से वीर के लिए आर्यन एक साधारण व्यक्ति नहीं था और उसकी ताकत ऐसी नहीं थी कि वीर जैसे पीच स्तर के शुरुआती मार्शल कलाकार उससे मुकाबला कर सकें। वीर को मानव टैंक की तरह उस पर आक्रमण करते देख आर्यन के मुंह के कोनों पर एक उपहासपूर्ण ठंडी मुस्कान उभर आई। भागो! जैसे ही वीर 2 मीटर के भीतर पहुंचा, आर्यन की भौहें उठ गईं, उसकी आंखों से ठंडी रोशनी फूट पड़ी और वह जोर से चिल्लाया। सिंहनाद। ये चिल्लाहट, जो वीर के बौद्ध सिंह गर्जना के सार के समान थी, का उद्देश्य भी ध्वनि तरंगों के साथ प्रतिद्वंद्वी के दिमाग को झकझोरना था। हालांकि आर्यन की अधिक ताकत के कारण वह अपनी आवाज को एक पतली रेखा में केंद्रित करने में सक्षम था, जो सीधे वीर के कानों के पास फट गई। ये हमला वीर के बौद्ध सिंह गर्जना से कई गुना अधिक प्रभावी था। ऐसा लगा जैसे वीर किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो और उसका आगे बढ़ना अचानक रुक गया हो। उसकी हथेलियां एक आकर्षक मुद्रा में थीं और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं जब वह आर्यन को देख रहा था। दोनों ही ध्वनि तरंग हमले हैं, फिर भी तुम्हारा हमला मेरे हमले से स्पष्ट रूप से कमतर है। आर्यन अचानक मुस्कुराया, उसके दांत रात के आकाश में चंद्रमा से भी अधिक सफेद थे, उसकी निगाहें आकाश के तारों से भी अधिक चमकदार थीं। आप। वीर का मुंह खुलता और बंद होता रहा, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब उसके पास मौका नहीं था। अचानक उसके कानों से खून बहने लगा और उसके बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया घूम रही हो। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन की सिंहनाद ध्वनि तरंग ने उसके कान के पर्दे फाड़ दिए, जिससे वह वहीं बेहोश हो गया। छोटा भाई। वज्र अपने छोटे भाई के भाग्य से अनभिज्ञ था। वह घबराकर चिल्लाया, उसका गला भर आया था और वह लगभग एक कौर खून थूकने ही वाला था। चिंता मत करो, वह नहीं मरेगा। आर्यन ने वज्र की ओर उदासीनता से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे मार्शल आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि दूसरी बार ऐसा नहीं होगा, अन्यथा वास्तव में कोई मर सकता है। अलविदा। उफ, बेहतर होगा कि फिर कभी न मिलें। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। सोचना कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में ऐसा कोई गुरु होगा। वज्र ने आर्यन की पीछे हटी हुई आकृति को देखा, उसका चेहरा लगातार बदल रहा था, उसकी आंखें अनिश्चितता से झपक रही थीं। इससे पहले अपने शिष्य महेश द्वारा उकसाए जाने और मार्शल आर्ट के प्रति अपने उत्कट जुनून के कारण वह अपने कनिष्ठ भाई वीर के साथ पहाड़ से निकलकर आर्यन से भिड़ने गए थे, ताकि अपने शिष्य के लिए न्याय की मांग कर सकें और अपनी हताशा को व्यक्त कर सकें। अप्रत्याशित रूप से न केवल वह अपनी हताशा को व्यक्त करने में असफल रहे, बल्कि उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। इस युवक की ताकत पीठ स्तर से भी अधिक हो गई होगी। शायद केवल धर्म कक्ष, प्रज्ञा कक्ष, अरहत कक्ष, अनुशासन कक्ष और स्वागत कक्ष के बुजुर्ग ही उसे हरा सकते थे। लेकिन फिर एक कक्ष और 4 मंदिरों के बुजुर्ग अपना सारा समय बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ करने और मार्शल पथ का अध्ययन करने में बिताते हैं, और जब तक ये जीवन और मृत्यु या हमारे मंदिर के सम्मान का मामला न हो, तो वे इसमें हस्तक्षेप क्यों करेंगे? वज्र की नज़र फिर उसके कनिष्ठ वीर पर गई, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसे आत्मग्लानि और पश्चाताप का मिश्रित भाव महसूस हुआ। उन्होंने धीरे से आह भरी और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए ध्यान करना शुरू कर दिया। अल्पविराम। इंद्रपुरी शहर के व्यस्ततम भाग में स्थित इंद्रमहल होटल शहर के शीर्ष 5 सितारा होटलों में से एक है, जहां अक्सर अमीर और शक्तिशाली अभिजात वर्ग के लोग आते हैं।
शाम के लगभग 8 बजे होटल का पार्किंग स्थल लग्जरी कारों से भर गया था और कई सुरक्षा गार्ड व्यवस्था बनाए रखने के लिए पसीने से तरबतर थे। होटल के बाहर 8 युवतियां चमकीले लाल रंग के गाउन पहने हुए थीं, जो युवा और सुंदर थीं तथा सुडौल आकृति वाली थीं। अपने चेहरों पर पेशेवर मुस्कान के साथ वे मेहमानों का अभिवादन कर रहे थे और उन्हें विदाई दे रहे थे। रात में हवा के एक झोंके ने उनके गाउन के कोनों को ऊपर उठा दिया, जिससे उनकी लंबी, सीधी, सुंदर आकार वाली बर्फीली टांगें दिखाई देने लगीं, जिसने कई राहगीरों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। होटल के भव्य प्रवेश द्वार के ऊपर चमकता हुआ चिन्ह इंद्र महल होटल चमक रहा था, जिससे आधे आकाश में गर्म चमक फैल रही थी। वज्र और वीर को हराने के बाद आर्यन उपनगरों में परित्यक्त मैदान से वापस शहर में आया और फुटपाथ के रास्ते घर की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह इंद्र महल होटल के प्रवेश द्वार से गुजरा, लाल पोशाक में एक युवती लड़खड़ाती हुई बाहर निकली और लगभग आर्यन से टकरा गई, जो तेजी से किनारे हो गया। आर्यन ने भौहें चढ़ाते हुए लाल कपड़े पहने महिला की ओर देखा। उससे शराब की गंध आ रही थी, उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसके बिखरे बालों ने उसके आधे चेहरे को ढक रखा था, जिससे उसकी आकृतियां छिप रही थीं। हालांकि उसका शरीर उत्कृष्ट था, सुंदर वक्रों वाला, और उसकी खुली त्वचा चमकदार और मलाईदार थी, जो दुनिया की अधिकांश महिलाओं की तुलना में अधिक नाजुक थी। वह महिला परेशान सी दिख रही थी और आर्यन को पीछे छोड़ते हुए सड़क के उस पार पार्किंग स्थल की ओर भागी। वह फुटपाथ की सीढ़ियों पर गिरते गिरते बची और लड़खड़ा गई। उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो। मालिक वीरेंद्र जिस लड़की को पसंद करते हैं, क्या वह सोचती है कि वह उड़ सकती है? मालिक वीरेंद्र ने कहा कि उसे वापस लाने पर अच्छा इनाम मिलेगा। अल्पविराम। चिल्लाहट और उपहास के बीच काले बनियान पहने 3 हटे कट्टे आदमी इंद्र महल होटल से बाहर निकले और लाल रंग की महिला का ऐसे पीछा करने लगे जैसे भूखे भेड़िए अपने शिकार का पीछा करते हैं। सुश्री छाया, मालिक वीरेंद्र ने आपके लिए पहले से ही एक कमरा तैयार कर लिया है। आप कैसे जा सकती हैं? हे, हमारे साथ वापस आओ। 3 हटे कट्टे पुरुषों ने लाल रंग की महिला का रास्ता रोक लिया। उनमें से 2 ने गंदी मुस्कान के साथ उसकी बाहें पकड़ लीं और उसे घसीटते हुए इंद्र महल होटल की ओर ले गए। जब रात की हवा ने महिला के चेहरे से बाल हटाए तो आर्यन ने उसकी एक झलक देखी। वह 20वीं की उम्र में एक अद्भुत सुंदरी थी। उसके गाल नशे से लाल थे, आंखें चमक रही थीं, जो उसके आकर्षण को और बढ़ा रही थीं। कृपया मुझे बचाओ। जब वे आर्यन के पास से गुजरे तो लाल रंग की पोशाक पहने संघर्षरत महिला ने अचानक एक कमजोर दलील दी। यद्यपि उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, फिर भी आर्यन ने अपनी तीव्र श्रवण शक्ति से उसे जोर से और स्पष्ट सुना। आर्यन ने लाल रंग की महिला को उत्सुकता से देखा और फिर जैसे ही उसे कुछ गंध आए, उसके नथुने फैल गए। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। महिला से निकलने वाली गंध सिर्फ शराब की नहीं थी, ये ब्रह्म घास की गंध भी थी। अध्याय 40। कोई भी व्यक्ति कुंग फू में कितना भी कुशल क्यों न हो, फिर भी वह रसोई के चाकू से डरता है। आर्यन ने अपने पिछले जीवन में चिकित्सा के मार्ग में प्रवेश किया था और वह जानता था कि ब्रह्म घास एक अत्यंत शक्तिशाली मतिभ्रमकारी पदार्थ था। जब इसे सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है तो इसकी थोड़ी सी खुराक भी व्यक्ति को स्तब्ध और सुस्त बना सकती है, मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो और वह दूसरों की दया पर निर्भर हो। यह अप्रत्याशित था कि इस दुनिया में ऐसी दवा मौजूद है जो लोगों के दिमाग को मोहित कर सकती है और उनके दिलों को भ्रमित कर सकती है। 3 हटे कट्टे पुरुषों के कार्यों और व्यवहार से आर्यन को अंदाजा हो गया कि लाल पोशाक वाली महिला का क्या हश्र होगा जब उसे इंद्र महल होटल में ले जाया जाएगा। तुम क्या देख रहे हो, छोटे बदमाश? भाड़ में जाओ। आखिरी हटे कट्टे आदमी ने जब देखा कि आर्यन लाल पोशाक वाली महिला को लगातार घूर रहा है, तो उसने अचानक उसे धमकी भरी नजरों से घूरा और उसे धक्का देने के लिए अपना हाथ उठाया। आर्यन को अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करना या स्वयं परेशानी खड़ी करना पसंद नहीं था, लेकिन वह दूसरों द्वारा उकसाए जाने को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस हटे कट्टे आदमी के शब्द "तुम छोटे बदमाश हो" ने उसके गुस्से को भड़का दिया। आर्यन गुस्से में भड़क उठा। कड़क, एक हल्की सी आवाज के साथ आर्यन को धक्का देने की कोशिश कर रहे व्यक्ति का हाथ टूट गया और फिर वह व्यक्ति स्वयं पीछे की ओर उड़ गया और 2 गज दूर जमीन पर अकड़कर गिर पड़ा तथा तुरंत ही बेहोश हो गया। लाल पोशाक वाली महिला को ले जा रहे 2 विशालकाय पुरुषों ने अपने पीछे शोरगुल सुना, एक साथ अपने सिर घुमाए और देखा कि उनकी आंखों के सामने केवल एक मूर्ति तेजी से बढ़ रही है। तब उनकी चेतना अत्यधिक पीड़ा और अंधकार से अभिभूत हो गई। दोनों विशालकाय पुरुष पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़े तथा लाल पोशाक वाली महिला का शरीर भी सहारे के अभाव में एक ओर गिर गया। आर्यन ने तुरंत हाथ बढ़ाया और लाल पोशाक वाली महिला के कोमल और हड्डी विहीन शरीर को संभाला। फिर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से उसने उसके सिर, छाती और पेट पर कई स्थानों पर मजबूती से दबाव डाला। उबक! लाल पोशाक वाली महिला को अचानक अपने पेट में तेज मरोड़ महसूस हुई और वह तुरंत झुक गई तथा उल्टी करने लगी। अब बेहतर महसूस कर रही हो? आर्यन ने लाल पोशाक वाली महिला को सहारा दिया और तब तक इंतजार किया जब तक कि वह लगभग उल्टी न कर दे। उसके बाद उसने पूछा,
उल्टी करने के बाद उसके चेहरे की लाली गायब हो गई, उसकी नज़रें अब धुंधली नहीं थीं, उसने कुछ ताकत हासिल कर ली थी और वह स्पष्ट रूप से अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। शायद शराब के कारण उसे अभी भी सिरदर्द महसूस हो रहा था। आर्यन की पूछताछ सुनकर लाल पोशाक वाली महिला ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया, फिर खड़ी हो गई। जमीन पर गिरे 3 विशालकाय पुरुषों को देखकर लाल पोशाक वाली महिला रुक गई, फिर उसे समझ आया कि यह आर्यन ही था जिसने उसे बचाया था। वह धन्यवाद के कुछ शब्द कहना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने हाथ हिलाकर उसे बीच में ही रोक दिया। आर्यन ने इंद्र महल होटल के प्रवेश द्वार की ओर देखा और कहा, यदि आप नहीं चाहती कि आपको पकड़ लिया जाए और वापस होटल ले जाया जाए, तो आपको जल्दी से निकल जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, 2 और हटे कट्टे आदमी होटल से बाहर निकले और उनकी ओर तीव्र गति से बढ़े। लाल पोशाक वाली महिला ने आर्यन पर एक त्वरित नजर डाली, फिर अपने दांतों को भींचा और पास में खड़ी अपनी लाल फरारी की ओर दौड़ी, दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। इससे पहले कि दोनों हटे कट्टे आदमी उन तक पहुंच पाते, स्पोर्ट्स कार तेज गति से दौड़ती हुई दूर चली गई। दोनों हटे कट्टे पुरुष लाल पोशाक वाली महिला को पकड़ने में असफल रहे तथा क्रोध में पैर पटकने लगे तथा निराशा व्यक्त करने लगे। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनके 3 साथी ही जमीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन आर्यन कहीं नजर नहीं आया। ये फिर से आर्यन है। पिताजी, इस कमीने ने मुझे 2 बार पीटा है और अब उसने आपकी योजना बर्बाद कर दी है। क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? इंद्र महल होटल की 6ठी मंजिल पर स्थित लक्ष्मी कक्ष में एक सुंदर दिखने वाला युवक कांच की खिड़की के सामने खड़ा था और टिमटिमाती निगाहों और गंभीर भाव से आर्यन की विदा होती हुई छवि को देख रहा था। नहीं, मैं नहीं कर सकता। सुंदर युवक के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसका पेट बड़ा था और रंग गुलाबी था, जो इस समय आर्यन की पीछे हटती हुई आकृति को देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मुझे उसे कठोर सबक सिखाने के लिए कोई व्यक्ति ढूंढना होगा। धत्तेरी की, एक छोटा सा बदमाश जो अभी भी विद्यालय में है, उसने हमारे साथ, विक्रम और वीरेंद्र पिता और पुत्र के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की है। उसने दुनिया को उल्टा कर दिया है। अपने बेटे को इस समय पीते हुए छोड़ देने पर सबसे अधिक क्रोधित करने वाली बात यह थी कि यदि वह आर्यन हस्तक्षेप नहीं करता और छाया को भागने की अनुमति नहीं देता, तो वह आकर्षक आकर्षण और आकर्षक आकृति वाली महिला आज रात उसके अधीन खिलौना बन जाती। लेकिन अब जो बत्तख पकने वाली थी वह उड़ गई थी। आनंदमय सुख उसकी उंगलियों से फिसल गया था। वह अधेड़ उम्र का आदमी क्रोधित क्यों न हो? युवक ने कहा, लेकिन पिताजी, आर्यन मार्शल आर्ट जानता है और उससे निपटना आसान नहीं होगा। आपने अभी देखा, आपके द्वारा लाए गए अंगरक्षकों को उसने कुछ ही लाते मारकर गिरा दिया। चाहे किसी का कुंग फू कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वे अभी भी रसोई के चाकू से डरते हैं। चाहे किसी का कौशल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह गोली का शिकार हो जाएगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आज की दुनिया में आग्नेयास्त्रों का बोलबाला है, ठंडे हथियार और मार्शल आर्ट बेकार हैं। युवक ने कहा, पिताजी, आप सचमुच आर्यन के खिलाफ बंदूक का इस्तेमाल करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने झुंझलाते हुए कहा, क्या ये जरूरी है? इसके अलावा हम, वीरेंद्र परिवार, अवैध व्यवसाय और कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। हम जानबूझकर कानून कैसे तोड़ सकते हैं? वह पीछे मुड़ा, अपने पीछे खड़े अंगरक्षक को इशारा किया, फिर सिगरेट पकड़ने की नकल करते हुए अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली आगे बढ़ा दी। अंगरक्षक समझ गया। उसने तुरंत एक सिगार जलाया और सम्मानपूर्वक उसे दे दिया। विक्रम, बाद में बघीरा को आर्यन की विस्तृत जानकारी की एक प्रति दे दो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने सिगार का एक गहरा कश लिया और धीरे धीरे धुएं का एक बादल छोड़ते हुए उस अंगरक्षक को संबोधित किया जिसने उसका सिगार जलाया था। बघीरा, कुछ अच्छे कौशल वाले भाइयों को खोजो और जब समय मिले तो जाकर सूचना में उल्लिखित उस लड़के के हाथ और पैर तोड़ दो। समझ गया, मालिक। बघीरा के नाम से प्रसिद्ध अंगरक्षक ने आदेश लेने के लिए झुककर प्रणाम किया। उसकी छोटी लेकिन तीखी आंखें क्रूरता और उत्तेजना से चमक रही थीं। मैं, वीरेंद्र, जिन महिलाओं की इच्छा रखता हूं, वे कभी भी मेरी पकड़ से नहीं बच पाई हैं। छाया, इस बार अपने आप को भाग्यशाली समझो, लेकिन अगली बार तुम मेरे हाथ से बच नहीं पाओगी। अधेड़ उम्र के आदमी की निगाहें खिड़की की ओर घूम गईं, दूर तक जहां रोशनी मंद मंद चमक रही थी। उसे लाल पोशाक वाली महिला का तेजस्वी चेहरा, गर्वित आकृति और असंख्य आकर्षण दिखाई दे रहे थे। उसके मुंह के कोने पर एक सूखी और लालची मुस्कान उभर रही थी। गर्मियों की एक रात, ठंडी हवा के झोंके के साथ, जोड़े हाथ में हाथ डाले, कंधे से कंधा मिलाकर शांति उपवन में कृत्रिम नदी के किनारे टहल रहे थे। नदी के किनारे विलो के पेड़ धीरे धीरे लहरा रहे थे। प्रत्येक पेड़ के साथ एक बेंच थी। थके हुए जोड़े आराम करने के लिए बैठ जाते, गले मिलते और एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते। कृत्रिम झील के उत्तरी किनारे पर लोहे की चेन की बाड़ और फूलों की एक पट्टी से अलग, सीधा और चौड़ा शांति मार्ग स्थित है। इस समय, जब सड़क बत्तियां जल रही थीं, तो शांति मार्ग दिन के समान चमक रहा था तथा यातायात का प्रवाह लगातार जारी था।
अचानक एक लाल रंग की फरारी स्पोर्ट्स कार किसी कारणवश नियंत्रण खो बैठी, बहते यातायात को तोड़ते हुए सड़क के किनारे लगे फूलों के बिस्तर के ऊपर से गुजरी, कृत्रिम नदी के किनारे लगी लोहे की बाड़ को तोड़ते हुए पानी में जा गिरी। कृत्रिम नदी 2 मीटर गहरी थी, जो एक स्पोर्ट्स कार को डुबोने के लिए पर्याप्त थी। यदि अंदर मौजूद व्यक्ति समय रहते बाहर नहीं निकल पाया तो यह अत्यंत खतरनाक होगा। इस अचानक आपात स्थिति के कारण नदी के किनारे खड़े कई पैदल यात्री सदमे में आ गए और चीखने लगे, जिससे घटनास्थल पर दर्जनों लोग तुरंत एकत्रित हो गए। नदी में गिरने के बाद स्पोर्ट्स कार तेजी से डूबने लगी और पलक झपकते ही कार का अगला आधा हिस्सा नदी में समा गया। नदी के किनारे पर मौजूद कुछ लोगों ने चांदनी और सड़क बत्तियों की रोशनी में देखा कि कोई व्यक्ति डूबी हुई कार के अंदर खिड़कियों पर जोर जोर से दस्तक दे रहा है। दोस्तों, ये नोवेल आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।